नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आपके बीएससी थर्ड सेमेस्टर के जूलॉजी का जो यूनिट 7 है। ठीक है, बीएससी थर्ड सेमेस्टर का मैंने आपका सारा सिलेबस A to Z कंप्लीट कर दिया है। जो आपका बचा था वो था 7th यूनिट। तो मैंने बहुत सारे उसमें वीडियोस में बोला था, क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करा रही थी। तो जो बच्चे बोलेंगे अगर कि आप ये यूनिट पढ़ा दीजिए तो मैं पढ़ा दूंगी। तो बहुत सारे बच्चों का तो नहीं, 2-3 बच्चों का रिप्लाई आया है। वो मेरे लिए उतना ही बहुत है कि उन 2-3 बच्चों का रिप्लाई आया। ठीक है, तो आज जो हम आपका चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एंड बायोकेमिकल टेक्निक्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में आप बेसिकली जो है टेक्निक्स के बारे में पढ़ने हैं। क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं उसको हम जानेंगे। और बहुत सारे बच्चों के एग्ज़ाम्स आ गए हैं, कुछ बच्चों के 9 नवंबर से हैं, 9 नवंबर से एग्ज़ाम्स हैं। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं इस वाले यूनिट का आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगी। आपको कमेंट करना है, अगर 10 बच्चों का कमेंट आया तो मैं ये PDF आपको दूंगी। ठीक है, ये PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी ताकि आपके पास लिखने का टाइम नहीं होगा। तो मैं ये PDF आपको दे दूंगी ताकि आप इससे ही रिवीजन कर लें। लेकिन इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा और शेयर और सब्सक्राइब करना आपके ऊपर है, क्योंकि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो बच्चे ज़रूर वो काम करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री और बायोकेमिकल टेक्निक्स में हमें पढ़ना क्या है। तो कंटेंट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, उस चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ हमें पढ़ना है कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे कि pH के बारे में, pH मीटर, pH का मेज़रमेंट के बारे में पढ़ना है। दूसरा टॉपिक है आपका बफर और बफर के सॉल्यूशंस के बारे में आपको पढ़ना है, बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं। फिर आपको पढ़ना है कि जो है आपका स्पेक्ट्रम्स क्या होते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम्स क्या होते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ना है। ठीक है, फिर आपको एक लॉ पढ़ना है। इसके अलावा अगर मैं इसको हटा दूं तो यहाँ पे आपको एक लॉ पढ़ना है जिसको क्या कहते हैं, बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ। ठीक है, बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ के बारे में पढ़ना है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अब अभी मैंने आपको बफर सोल्यूशन के बारे में पढ़ा है। तो वहाँ पे एक इक्वेशन आता है, हेंडरसन-हेज़लबैग इक्वेशन। उससे क्वेश्चन पूछता है और एक आध यूनिवर्सिटी में पूछा भी है। बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ से रिलेटेड फिर 2 चीज़ें आपको पढ़नी है। एक आपको पढ़ना है कोलिरोमीटर, ठीक है, कोलिरोमेट्री। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपको पढ़नी है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ये 2 चीज़ें, इसकी मेथडोलॉजी, इसके बारे में पूरा डिटेल आपको पढ़ना है। ये तो जस्ट नाम हो गए। ठीक है, एक एक करके हम चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि 1 शॉट में ही आपको चीज़ें प्रोवाइड कर दूँ, जैसे कि आपको सारी चीज़ें एक ही वीडियो में मिल जाए। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। वीडियो लंबी हो या छोटी छोटी मैं कई पार्ट में डालूँ या उसे कंबाइन करके एक ही में डाल दूँ तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने 2-3 पेपर का ये आपका कंपाइल है, मतलब 2-3 यूनिवर्सिटी के ये पेपर है। और भी यूनिवर्सिटी में और सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं उसे जब पढ़ाऊँगी तो बता दे रहूँगी। सबसे पहला एक क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट आपको लिखना है pH मीटर पे। ठीक है, pH मीटर क्या होता है, यहाँ आपको pH मीटर पढ़ना है। जैसे बहुत सारे लोग क्या करेंगे, आपको पढ़ाएंगे कि लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं। हाँ ठीक है, लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं, लेकिन pH मीटर जो यूज़ करते हैं बेसिकली हम pH इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं। उसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, इससे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट आपको पढ़ना है कि डिस्क्राइब स्ट्रक्चर, वर्किंग प्रिंसिपल, एप्लीकेशन किसका, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का सूटेबल डायग्राम के साथ। डायग्राम विथ डायग्राम आपको इसका स्ट्रक्चर बताना, प्रिंसिपल, वर्किंग काम कैसे करता, सब कुछ आपको बताना। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको बताना डिस्क्राइब पार्ट एंड वर्क ऑफ कोलिरोमीटर। पार्ट क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें और उसका वर्क क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताना बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ क्या कहता है, क्या यूज़ है इसका, क्या ज़रूरत है, क्यों पढ़ते हैं हम, बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन क्या होता है, 2 बायोकेमिकल टेक्निक्स बताने फॉर मेजरिंग pH को मेजर करने वाले 2 बायोकेमिकल टेक्निक्स बताने हैं। एक एक करके चीज़ों को हम पढ़ते हैं। शुरुआत करेंगे किसकी, pH से। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे pH से। तो pH को हम pH क्यों कहते हैं, पहली बात ये pH जैसे लिखा है इसी तरह लिखा जाता है, जहाँ पे आपका P यहाँ और H इसके ऊपर ऐसे लिखा जाता है। pH को हम कहते हैं पॉन्डस हाइड्रोजेनाई, जो कि यहाँ का वर्ड नहीं है, और इसका मीन होता है वेट ऑफ हाइड्रोजन।
मतलब पीएच में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन के वेट पे काम करते हैं। और इस वर्ड को इंट्रोड्यूस किया था डेनिस के एक बायोकेमिस्ट थे जिनका नाम था एसपीएल सोरेनसेन। 1909 में पीएच के बारे में उन्होंने बताया था। ठीक है, पीएच का मेजरमेंट क्या होता है, मेजरिंग ऑफ पीएच। ठीक है, आपको हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों में सेम चीज़ें मिलेंगी। ठीक, मेजरिंग पीएच, पीएच का मेजरमेंट क्या होता है, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं पीएच के मेजरमेंट को। ये इसको हम डिफाइन करते हैं जो है डिफाइंड एज अ नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, लॉगरिदम जो है आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो जाता है मैथ्स का, लेकिन यहाँ पे इसका यूज़ है कि हम पीएच को कैसे डिफाइन करते हैं, निगेटिव लॉगरिदम ऑफ H प्लस। पीएच को हम कैसे लिखते हैं, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। इसी को क्या कहते हैं, निगेटिव लॉगरिदम ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, पीएच मीटर क्या है, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जिसका हम रूटीनली यूज़ करते हैं किसमें, बायोकेमिस्ट्री लेबोरेटरी में। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई बहुत सारे बच्चे करते हैं, वहाँ के लैब में या नॉर्मल लैब में इसका यूज़ नहीं होता जनरली पीएच का। जो बायोकेमिस्ट्री की लैब्स होती हैं वहाँ पे इसका ज़्यादा यूज़ होता है। हम सभी जानते हैं कि पीएच स्केल का यूज़ हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन के बारे में जानने के लिए कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है, कोई भी सोल्यूशन वो एसिडिक है, एल्कलाइन है या न्यूट्रल है, मतलब एसिडिक है, बेसिक है या एल्कलाइन है नेचर में। इस चीज़ को मापने के लिए हम क्या करते हैं, पीएच का यूज़ करते हैं। पीएच क्या होता है, पीएच को कैसे लिखा जाता है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। थर्ड बात है कि एक जो पीएच सोल्यूशन होता है उसकी जो वैल्यू है उसको हम एसिडिक कब कह सकते हैं, उसको हम कॉस्टिक कब कह सकते हैं, उसके लिए एक स्केल दिया गया है। देखिए यहाँ मैं आपको एक स्केल दिखा रही हूँ, पीएच स्केल जिसको कहते हैं, जिससे हम पीएच को मापा जाता है। कि यहाँ पे हमने एक स्केल दिया है 0 से 14 तक के नंबर को। जैसे हम परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, ऑन एन एवरेज 100 को मान लेते हैं और 100% पे ही क्या करते हैं, वैल्यूज़ को निकालते हैं। ठीक है, अब 100% पे हम वैल्यूज निकालते हैं। उसी तरह पीएच मापने के लिए हमने एक स्केल दिया जिसमें हमने काउंटिंग कर दी 0 से लेके 14 तक। ठीक, और सेंटर में आता है आपका 7। तो 7 पे अगर किसी भी सब्सटेंस का या सोल्यूशन का पीएच अगर 7 है तो हम मान लेते हैं कि वो न्यूट्रल है, मतलब ना ही वो एसिडिक है ना बेसिक है। जैसे हमारा पानी, वाटर क्या है, वाटर इज न्यूट्रल। और अगर कोई सोल्यूशन उसको अगर हम पीएच मापते हैं, चाहे हम उसका पीएच मापें आपके लिटमस पेपर से या इलेक्ट्रोड वाले से, तो अगर उसका पीएच अबव है, 7 से आगे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, 8, 9, 10, 11, उस तरीके के पीएच को हम कॉस्टिक यानी कि बेसिक कहते हैं। क्या कहते हैं, बेसिक। कॉस्टिक इज ऑल्सो नोन एज बेसिक या एल्कलाइन, इसी का तीनों नाम है, कॉस्टिक, बेसिक या एल्कलाइन कहते हैं। और अगर पीएच हमारा क्या कर रहा है, इस तरफ जा रहा है, मतलब 7 से कम हो रहा है, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 हो रहा है, तो हम उसे क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एसिडिक पीएच। क्या कहते हैं, एसिडिक पीएच। ठीक है, प्योर वाटर क्या है हमारा, न्यूट्रल है, मिडिल में पाया जाता है। तो पीएच को कैसे मापते हैं, एक हमने नंबर सिस्टम दिया है, उसके बेसिस पे नापते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया भी है एसिडिक और बेसिक पीएच के बारे में। एसिडिक पीएच क्या करता है, जब उसमें लिटमस पेपर डाला जाता है तो कौन सा कलर देता है, रेड कलर का देता है। ठीक, और जब इसमें लिटमस पेपर डाला जाता है तो कौन सा कलर देता है, ब्लू कलर देता है। इसी वजह से इसको कलर दिखाया गया। न्यूट्रल क्या है, आपको वाइट कोई कलर नहीं देगा, न्यूट्रल 7 है। कुछ चीज़ें बताई, जैसे रेन, बरसात का जो पानी होता है एसिडिक होता है, बियर जो अल्कोहल पीते हैं एसिडिक होता है, लेमन जूस एसिडिक, ये सब एसिडिक होता है। उसी तरीके से बात करें बेस की, तो हम लोग का जो ह्यूमन का ब्लड है, बेस, लाइम, चूना, ब्लीच, ये सब क्या है, बेसिक है। इसी तरीके से मैंने आपको कुछ चीज़ें दिखाई हैं, कुछ कंपोनेंट्स हैं जो हम खाने में डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। उसमें एसिड की बात करें तो एसिड में क्या है आपका, एसिडिक ब्लड का पीएच क्या है, 7.4 एसिडिक है, क्या है, बेसिक है। मिल्क बेसिक है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, आपका ये ऊपर का पीएच है। तो ब्लड क्या है आपका, बेसिक है। ब्लड क्या है, बेसिक है। सी वाटर बेसिक है क्योंकि 7 से अबव है पीएच इसका। 9.5 बेकिंग सोडा बेसिक है। अमोनिया सोल्यूशन बेसिक है। ब्लीच, ओवन क्लीनर, ये सब क्या है, बेसिक है। उसी तरीके से हमारा मिल्क क्या है, मिल्क हमारा लिटिल बिट एसिडिक है क्योंकि इसका जो मिल्क हो गया, हमारा यूरिन हो गया, सलाइवा हो गया, 6.3 से लेके 6.6 है, मतलब ये 7 से नीचे है तो कैसा है, एसिडिक है। ब्लैक कॉफ़ी कैसी है, एसिडिक है।
ठीक है। और हमारा जो स्टमक होता है वो भी एसिडिक होता है, इसलिए कॉफ़ी वगैरह ज़्यादा नहीं प्रेफर करते हैं, वो हमारे गट के लिए यानी कि हमारे स्टमक के लिए, पेट के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है। ग्रेप फ्रूट जूस क्या है, एसिडिक है। लेमन जूस एसिडिक है, विनेगर एसिडिक है, बटर एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये सब क्या है, एसिडिक है। तो यहाँ कुछ चीज़ें मैंने दिखाई जो कि कैसी होती हैं, एसिडिक होती हैं, बेसिक होती हैं, हमारी खाने की चीज़ें, ठीक। तो ये तो हो गया एक रिप्रेजेंटेशन। अब हम बात करेंगे पीएच मीटर की। पीएच मीटर क्या है, ठीक है। डायग्राम सब में पूछा गया है तो डायग्राम मैंने भर भर के दिए, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। पीएच मीटर क्या है, पीएच मीटर एक मीजर है एसेंशियली, इससे हम मेजरमेंट करते हैं किसका, इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल बिटवीन नॉन लिक्विड इनसाइड द ग्लास इलेक्ट्रोड एंड अननोन लिक्विड आउटसाइड, ठीक है। ये ग्लास, यहाँ पे हम कुछ ग्लास इलेक्ट्रोड का पीएच मीटर से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब इलेक्ट्रिकल और केमिकल पोटेंशियल के बारे में जान के उसके पीएच के बारे में हम बताते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, ग्लास इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं, और इस ग्लास इलेक्ट्रोड के अंदर क्या होते हैं, मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, लिक्विड इनसाइड पाया जाता है, और एक अननोन लिक्विड पाया जाता है बाहर की तरफ। इन दोनों के बीच में बैलेंस बना के वोल्टेज प्रोड्यूस्ड बिटवीन इलेक्ट्रोड इज प्रोपोर्शनल टू द पीएच ऑफ द सोल्यूशन। तो जो वोल्टेज हम लगाते हैं इन इलेक्ट्रोड्स पे पाया पॉजिटिव माइनस, एनोड और कैथोड के बारे में आपने सुना होगा, इलेक्ट्रोड होते हैं, इनके बीच में हम क्या करते हैं, वोल्टेज लगाते हैं, और इनका जो इलेक्ट्रोड्स का प्रोपोर्शनल है, ठीक है, वो पीएच के सोल्यूशन के बराबर होता है। किस तरीके से मापते हैं इसको हम समझेंगे, ठीक है। तो किसके किसके बीच में दो चीजें लेते हैं, ग्लास के इलेक्ट्रोड्स लेते हैं जिन पे मेम्ब्रेन्स पाए जाते हैं ग्लास के, अभी आप पढ़ेंगे भी, और अननोन लिक्विड बाहर पाया जाता है, ये जो लिक्विड सोल्यूशन, इनके बीच में हम करते हैं, ठीक है। पीएच इलेक्ट्रोड क्या होता है, पीएच इलेक्ट्रोड जब पीएच के मेजरमेंट के लिए यहाँ मैंने लिखा भी है, क्लास 10th से ही आप क्या करते हैं, एक ऐसी स्ट्रिप आती है लंबी सी, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसा करूँ, एक ऐसी लंबी सी स्ट्रिप आती है, क्या आती है, स्ट्रिप, जिसका यूज हम क्या करते हैं, किसके नापने के लिए, इसको हम किसी भी ग्लास में या पानी में डालते हैं, इसका यूज क्या करते हैं हम, एसिडिक है या बेसिक है इसको नापने के लिए क्लास 10th से ही हम इसका यूज करना शुरू कर देते हैं, जिसको क्या कहते हैं, लिटमस स्ट्रिप, ठीक है। पीएच को मेजर करते हैं कलर चेंज के थ्रू, ये कलर चेंज करता है, उसके बेसिस पे हम जानते हैं कि एसिडिक है, बेसिक है, कि क्या है। ऊपर मैंने बताया भी कि किस तरीके से रेड कलर आपका एसिडिक होता है, ब्लू कलर बेसिक होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम मापते हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस के लिए, ज़्यादा लंबे प्रोसेस के लिए हम क्या करते हैं, एक क्लासी अप्रोच, ठीक है, एक सोफिस्टिकेटेड अप्रोच को अपनाते हैं, मॉनिटरिंग या कंट्रोल, जिसको क्या कहते हैं, पीएच इलेक्ट्रोड। मोस्ट कॉमन अप्रोच क्या है, इलेक्ट्रोड डिजाइंड टू अलाउ, सॉरी फॉर दैट, इसको मैं कम कर देती हूँ। इसके लिए क्या किया हमने, अलाउ यहाँ पे क्या किया, स्पेशली प्रिपेयर्ड इलेक्ट्रोड डिजाइन टू अलाउ हाइड्रोजन आयंस इन द सोल्यूशन टू माइग्रेट थ्रू ए सेलेक्टिव बैरियर। हम यहाँ क्या लगाते हैं, एक सेलेक्टिव बैरियर लगाते हैं, जिसके थ्रू क्या करें, हमारा हाइड्रोजन जो है माइग्रेट कर सके, एक मिजरेबल पोटेंशियल वोल्टेज दिखा सके, मतलब इसके बाहर बाहर आपको क्या देखने को मिले, पोटेंशियल पॉजिटिव माइनस और माइनस के फॉर्म में पोटेंशियल देखने को मिले, और यही डिफरेंस क्या हो, जो डिफरेंस प्रोपोर्शनल हो, वो सोल्यूशन के पीएच के बराबर हो। इसको आप अभी समझेंगे। जैसे कि अगर पीएच 7 है, न्यूट्रल पीएच है, तो इलेक्ट्रोड जो है वो क्या करेगा, 0 वोल्ट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इस तरीके से कुछ मशीनें होती हैं, ये देखिए इस तरीके से, यहाँ पे गिनने ऐसे मॉनिटर लगा होता है, जहाँ पे आप देखते हैं, ये देखिए ये छोटा सा मॉनिटर लगा है, जहाँ पे ऐसे कैलकुलेटर आप देखते हैं उसमें मॉनिटर लगा था यहाँ भी, और ये कोई सोल्यूशन है आपका, इस तरीके से सोल्यूशन रखा हुआ है, इसमें पीएच इलेक्ट्रोड डाला गया है, ये स्टैंड है, इससे लटका किस तरीके से पीएच इलेक्ट्रोड डाला गया है, एसिडिक है या बेसिक है, ये यहाँ पे बताता है वोल्टेज डिफरेंस को कैलकुलेट करके, ठीक है। इस तरीके की कुछ मशीनें होती हैं, देखिए बड़ी मशीनें जो बायोकेमिस्ट्री लैब में यूज़ की जाती हैं। तो यहाँ पे भी ये आपको शीशे की ग्लास दिख रही होगी, इसको हम सोल्यूशन में डालते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, मॉनिटर पे डिजिटल पीएच मीटर है, यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं, देखते हैं। हिंदी में भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। प्रिंसिपल इसका क्या है, ये तो देखा ही आपने। तो अगर पीएच क्या है, न्यूट्रल है, तो इलेक्ट्रोड का वोल्ट क्या होगा, 0 वोल्ट दिखाएगा, क्या दिखाएगा, 0 वोल्ट, मतलब न्यूट्रल है। अगर एसिडिक है तो वोल्टेज विल डेवलप्ड ऑफ वन पोलैरिटी, एक तरफ पोलैरिटी दिखाएगा, एक तरफ जाएगा, मतलब मान लीजिए अगर ऐसे है तो किसी एक तरफ जाएगा, ठीक है, उसका कुछ मेजरमेंट होता है। और अगर क्या है आपका
बेसिक है यानी कि कॉस्टिक है, बेसिक है, एल्कलाइन है, तो वो अपोजिट पोलैरिटी शो करेगा, अपोजिट तरफ जाएगा। इस तरीके से हम इसको मापते हैं। ठीक, अब एक एक करके देखते हैं मेजरमेंट इलेक्ट्रोड के बारे में। तो दो तरीके के इलेक्ट्रोड हमने बताए थे, कैसा होता है, ग्लास इलेक्ट्रोड मेम्ब्रेन और एक अननोन लिक्विड स्टेट होता है। अब इसमें से एक होता है मेजरमेंट इलेक्ट्रोड और दूसरा होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। एक एक करके हम जानेंगे। यहाँ पे है आपका मेजरमेंट इलेक्ट्रोड, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे और यहाँ पे भी ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ किस तरीके से काम करता है डायग्राम में दिखाऊंगी। तो मेजरमेंट इलेक्ट्रोड क्या होता है, यहाँ मैंने आपको हिंदी वाली चीज़ें भी दे रखी हैं। ठीक है, मेजरमेंट इलेक्ट्रोड की मैं बात करूँ तो एक अनफॉर्चुनेट डिज़ाइन है। ठीक है, कैसा अनफॉर्चुनेट डिजाइन है पीएच इलेक्ट्रोड, दैट इज वन ऑफ देम इज कॉल्ड मेजरमेंट इलेक्ट्रोड। इसमें से एक क्या होता है, मेजरमेंट इलेक्ट्रोड होता है। मेजरमेंट इलेक्ट्रोड किसका बना होता है, मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड ऑफ स्पेशल ग्लास, एक स्पेशल टाइप के ग्लास का बना होता है, टू क्रिएट आयन सेलेक्टिव बैरियर नीडेड टू स्क्रीन आउट हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम ऑल द अदर आयन फ्लोटिंग अराउंड इन द सोल्यूशन। ठीक है, किस लिए लगा होता है, मैंने आपको बताया था कि हम एक बैरियर लगाते हैं जिसके थ्रू क्या होगा, वो पास हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोड और आके उसके किनारे बैठ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे क्या लगा होता है, ये स्पेशल टाइप की ग्लास की बनी होती है। ठीक है, जो कि एक बैरियर क्रिएट करता है। ये जो ग्लास है ये इसके अंदर, ये सोल्यूशन के अंदर एक बैरियर क्रिएट कर देगा और ये केवल हाइड्रोजन आयन को ही आने और जाने देगा। सेलेक्टिव, कोई चीज़ सेलेक्टिव है, मतलब आप खाने को लेकर सेलेक्टिव हैं कि नहीं मुझे इसकी ही सब्जी खानी है, इसी चीज़ की दाल है, ऐसे सेलेक्टिव हो गए। उसी तरीके से ये क्या करेगा, ये जो ग्लास स्पेशल टाइप का लगा है ये केवल और केवल किसको आने जाने देगा, हाइड्रोजन आयन को आने जाने देगा। दिस ग्लास इज केमिकली डोप्ड विथ लिथियम आयंस, इसको हम किस में डुबा के रखते हैं, लिथियम आयन के साथ डोप करके रखते हैं, विच इज वॉट मेक्स इट रिएक्ट इलेक्ट्रोकेमिकली टू हाइड्रोजन आयंस, जो इसको इलेक्ट्रोकेमिकली मतलब इलेक्ट्रिकली और केमिकली क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन के साथ प्रोसेस कराता है। ऑफ कोर्स glass is not exactly what you would call a conductor, rather than it is extremely good insulator। आप ग्लास को कंडक्टर नहीं कहेंगे, वो कंडक्ट कराने का काम नहीं करा। कंडक्ट कराने के लिए हम यहाँ पे एक वायर डालते हैं इस तरीके से, वो कंडक्ट कराने का काम करता है। हमारा ग्लास क्या होता है, अच्छा इंसुलेटर होता है, मतलब उसे लाइट नहीं पास होगी, तो वो क्या करेगा, एक बैरियर का काम करेगा जिसके थ्रू हाइड्रोजन इधर उधर आर पार आ सके, और लिथियम इसको डिप करके रखते हैं। वो एक बैरियर की तरह काम करेगा, ना कि इंसुलेटर। इस बात को ध्यान रखिए। तो यहाँ पे क्या है, दिस प्रेजेंट ए मेजर प्रॉब्लम इफ आवर इंटेंट इज टू मेजर द वोल्टेज बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो अगर हम ये एक बड़ी समस्या है कि दो वोल्टेज को हम मेजर करते हैं, तो हमें ध्यान रखना होता है कि क्या चीज़ हम लगा रहे हैं उसको कैसे मेजर करना है। ठीक है, जो बल्ब है वो किसकी तरह काम करे, वो काम करे आपके मेम्ब्रेन की तरह। ठीक है, परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह। और उसमें हम क्या करते हैं, फिर सिल्वर स्ट्रिप डालते हैं जो इलेक्ट्रोड बाहर से इलेक्ट्रिसिटी अंदर कंडक्ट कराता है। ठीक है, इसको जो आप चलाते हैं ना, इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आप बटन ऑन करेंगे तभी ये चलेगा। तो कैसा रिएक्शन होगा, केमिकल के बीच हो रहा है और इलेक्ट्रिक की जरूरत पड़ी है तो इलेक्ट्रोकेमिकल है। ठीक है, The circuit path is from one electrode contact through the glass barrier through the solution to the other electrode and back through the other electrode contact is one extremely high resistance। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर मैं हिंदी में दिखाने की जरूर, एक इलेक्ट्रोड का संपर्क से सर्किट पथ जो है ग्लास बाधा मतलब ग्लास बैरियर के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे वाले सर्किट इलेक्ट्रोड से हम कनेक्ट करते हैं और उसी के मीडियम से क्या करते हैं, ये जाते और आते हैं। और ग्लास क्या है, एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है कि उसके आर पार केवल क्या आ पाए, हाइड्रोजन आ पाए। यहाँ अगर मैं एक डायग्राम दिखाने की कोशिश करूँ जो मैंने लिया है, तो ये वायर कनेक्शन पॉइंट है जो आके अंदर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। इसको मैं थोड़ा ऊपर चला जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। नीचे की तरफ अगर मैं बात करूं तो यहाँ क्या है, मेजरमेंट इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ये एक बल्ब है इस तरीके से जो आपको दिख रहा है। पोटेशियम क्लोराइड बफर सोल्यूशन से ये फिल्ड है। बफर सोल्यूशंस क्या होते हैं अभी मैं आपको आगे समझाऊंगी। अभी यहाँ जान लीजिए कि इसके अंदर क्या भरा हुआ, बफर सोल्यूशन। हमारा ब्लड भी एक तरीके का बफर सोल्यूशन है। ठीक है, जो हमारे बॉडी के अंदर बेस और एसिड को मेंटेन रखता है। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ इसके अंदर एक बफर सोल्यूशन भरा हुआ है, किसका, पोटेशियम क्लोराइड KCl, पोटेशियम क्लोराइड का बफर सोल्यूशन भरा है। इसके बाहर आपको प्लस और माइनस देखने को मिल रहे होंगे। वोल्टेज प्रोड्यूस्ड अक्रॉस थिकनेस ऑफ ग्लास मेम्ब्रेन, ये थिकनेस है ग्लास मेम्ब्रेन की, इसके उस पार आपको पॉजिटिव चार्ज और इधर की तरफ नेगेटिव चार्ज देखने को मिल रहे होंगे। तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, सिलेक्टिव
बैरियर की तरह, ठीक है, सेलेक्टिव बैरियर की तरह काम कर रहा है। उसके बाद अगर मैं एक दिखाऊं यहाँ पे कि यहाँ पे एक वेरी थिन ग्लास बल्ब केमिकली डोप्ड विथ, एक थिन ग्लास है जो डोप, किसमें डोप है, लिथियम आयंस, टू रिएक्ट विथ हाइड्रोजन आयंस आउटसाइड द बल्ब, ताकि जो बाहर की तरफ है हाइड्रोजन आउटसाइड द बल्ब किससे रिएक्ट कर सके। तो इस तरीके से हम इसको काम करते हैं। और ऊपर की तरफ एक ग्लास बॉडी है और इसके बीच में एक सीट को प्लेस किया गया, ठीक। तो इस तरीके से क्या करता है, मेजरमेंट इलेक्ट्रोड काम करता है, ठीक। अब मैं अगर बात करूं किसकी, रेफरेंस इलेक्ट्रोड की, हम दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक मेजरमेंट इलेक्ट्रोड, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड। क्या होता है, अननोन जो हम लिक्विड ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि चीजें वही हैं, ठीक है, बस पोरस जंक्शन, ये वाला जो स्ट्रिप था, ये वाला यहाँ कहाँ था, यहाँ पे बीच में था, ठीक। अब क्या हो गया, ये नीचे की तरफ आ गया। चलिए रेफरेंस इलेक्ट्रोड देखते हैं। एक अदर इलेक्ट्रोड का भी हम यूज करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड की अगर बात की जाए तो ये किसका होता है, केमिकल सोल्यूशन ऑफ इज मेड फ्रॉम, किसका बना होता है, केमिकल सोल्यूशन ऑफ न्यूट्रल पीएच। एक केमिकल सोल्यूशन होता है इसमें जो किस पीएच पे होता है, न्यूट्रल पीएच पे। जबकि यहाँ पे क्या हम यूज कर रहे थे, बफर सोल्यूशन यूज कर रहे थे जिसमें एसिडिक और बेसिक दोनों पाया जाएगा। और क्या था, पोटेशियम क्लोराइड था, ठीक है। बफर सोल्यूशन यूजुअली क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। अलाउड टू एक्सचेंज बफर, सॉरी न्यूट्रल पीएच जिसमें एसिडिक और बेसिक दोनों आएगा बफर, तो वो क्या होगा, न्यूट्रल पीएच, जो कि क्या अलाउ करता है, एक्सचेंज ऑफ आयन विथ प्रोसेस सोल्यूशन थ्रू अ पोरस सेपरेटर। एक पोरस सेपरेटर यहाँ लगा हुआ था जो कि यहाँ नीचे आ गया, उसके थ्रू क्या हो रहा था, यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा था, इस तरीके से आ रहा था, फॉर्मिंग ए रिलेटिवली लो रेजिस्टेंस कनेक्शन टू टेस्ट लिक्विड, जो कि क्या करता है, जिसकी प्रतिरोधक क्षमता, लिक्विड रेजिस्टेंस का मतलब होता है जो आने जाने ना दे, वो क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। एट फर्स्ट, शुरू में क्या होता है, वन माइट बी इंक्लाइंड टू आस्क व्हाई नॉट जस्ट डिप ए मेटल वायर इनटू द सॉल्यूशन टू गेट एन इलेक्ट्रिकल कनेक्शन टू द लिक्विड। मतलब शुरुआत में यहाँ पे पूछ सकते हैं कि कोई कि जो हम डाल रहे हैं वायर, ठीक है, उसको हम उसमें हम एट फर्स्ट वन माइट इंक्लाइन टू आस्क वाई नॉट जस्ट डिप अ मेटल वायर इनटू द सॉल्यूशन टू गेट एन इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। हम इसमें क्या करें, एक डिप कर दें मेटल को इलेक्ट्रिकल कनेक्शन लेने के लिए। हम इतनी सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोड, एनोड, कैथोड क्यों लगा रहे हैं, ठीक है। द रीज़न, इसका रीज़न क्या है, विल नॉट वर्क इन इज द मेटल tend to be highly reactive in ionic solution and can produce significant voltage across the interface of the metal to liquid contact। देखिए मेटल्स क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो अगर हम उनको डायरेक्टली डाल लें तो क्या हो सकता है कि ऐसा हो कि एक ही तरफ कोई चीज़ इंक्लाइन हो जाए, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव ही आ जाए, नेगेटिव नेगेटिव ही एक ही तरफ हो जाए, ठीक, दोनों को बैलेंस ना कर पाए। इसलिए हम क्या करते हैं, एक बैरियर डालते हैं, ग्लास का यूज़ करते हैं ताकि ये जो बैरियर, जो ये इंक्लाइन हो पॉजिटिव अंदर की तरफ और ये बाहर की तरफ, एक बैरियर की तरह काम करे, ठीक है। यूज ऑफ वेट केमिकल इंटरफेस विथ मेजर्ड सोल्यूशन इज नेसेसरी टू अवॉइड क्रिएटिंग सच अ वोल्टेज। तो हम क्या करते हैं, एक वेट केमिकल मतलब सूखे हुए केमिकल का यूज करते हैं जो कि ये जो वोल्टेज है इसके बैलेंस को क्या करे, मेंटेन करके रखे, ठीक है, ताकि हम मेज़र कर सके डिवाइस का इंडिकेटिव पीएच, ताकि पीएच को हम आसानी से मेज़र कर सकें। ऐसा ना हो कि पॉजिटिव ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, भले ही वो एसिडिक है तो पॉजिटिविटी ज़्यादा हुई, आपको मैंने बताया था लॉग पीएच को कैसे मापते, माइनस लॉग ऑफ H+, ठीक है। तो H+ के कंसंट्रेशन को माप रहे हैं हम, तो अगर एक तरफ पॉजिटिव हो गया एक तरफ नेगेटिव ज़्यादा हो जाए तो वो अच्छे से बैलेंस नहीं कर पाएगा, इसीलिए इन सब चीज़ों का हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, मेजरमेंट इलेक्ट्रोड है, सिल्वर की वायर है, सिल्वर क्लोराइड की स्ट्रिप है नीचे की तरफ, जिससे हम क्या करते हैं, पोरस जंक्शन है, इसी से क्या होता है, पास होता है, ठीक। पोरस जंक्शन क्या होता है, सो एट द बॉटम ऑफ द इलेक्ट्रोड, बॉटम नीचे की तरफ दिखता है, वेयर द पोटेशियम क्लोराइड बफर एंड प्रोसेस लिक्विड इंटरफेस विथ ईच अदर, जहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड का बफर और जिस लिक्विड को हमें प्रोसेस करना है वो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। मेजरमेंट इलेक्ट्रोड का पर्पस क्या है, इज टू जनरेट वोल्टेज यूज टू मेजर द सोल्यूशन ऑफ पीएच। इसका पर्पस क्या है इलेक्ट्रोड वाले का, कि ये एक क्या करे, वोल्टेज जनरेट करे, जैसे माइनस और पॉजिटिव वाला, जिसकी वजह से हम क्या करें, मेज़र कर सकें कि मान लीजिए यहाँ पे कौन सा चार्ज आ रहा है, इस तरीके से कौन सा चार्ज आ रहा है, तो इस स्ट्रिप के थ्रू हम मेज़र कर सकें कौन सा चार्ज आ रहा है
इसकी वजह से वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर प्लस की तरफ जा रहा है तो आपका एबव जा रहा है, 7, 8, 9 जा रहा है तो वो क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। यहाँ आपको दिखा बताया भी गया, थोड़ा सा चीज़ों को समझते चलिए, ये आपके उससे अलग है थोड़ा इस तरीके से। यहाँ पे आपको दिखाएगा कि लो वोल्टेज होगा तो डेवलप करेगा एक तरफ पोलैरिटी, अगर कॉस्टिक होगा तो दूसरी तरफ अपोजिट हो जाएगा, और अगर न्यूट्रल होगा तो कोई भी पोलैरिटी नहीं दिखाएगा। तो यही काम ये बफर जो है कर रहा है। दिस वोल्टेज अपीयर्स अक्रॉस द थिकनेस ऑफ ग्लास, जैसा कि मैंने आपको दिखाया थिकनेस ऑफ ग्लास के अक्रॉस दिख रहा है। प्लेसिंग द सिल्वर वायर ऑन वन साइड ऑफ द वोल्टेज एंड द लिक्विड सोल्यूशन ऑन द अदर। तो इसमें वायर क्या करते हैं, एक तरफ डालते हैं और जो लिक्विड सोल्यूशन है वो दूसरी तरफ डालते हैं। द रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज पर्पज, रेफरेंस इलेक्ट्रोड का पर्पज क्या होता है, प्रोवाइड स्टेबिलिटी, जीरो वोल्टेज कनेक्शन विथ लिक्विड सोल्यूशन सो दैट कंप्लीट सर्किट कैन बी मेड टू मेजर द ग्लास इलेक्ट्रोड वोल्टेज। तो यहाँ पे जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है वो क्या कर देता है, उसको जीरो कर देता है जो अंदर का पूरा इन्वायरमेंट है, ताकि उसको आप माप सकें कि कौन सा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है, एसिडिक है या बेसिक है। तो होपफुली आपको थोड़ा सा ये अभी हार्ड लगेगा, 1 से 2 बार आप वीडियो देखिएगा और नोट्स बनाइएगा, देन आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज द प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ खत्म हुई इलेक्ट्रोड। और पीएच को मापने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे टर्मरिक का यूज़ आप करते हैं। देखिए आप क्या करते हैं, अगर टर्मरिक को नींबू के साथ आप कराएंगे तो रिएक्ट करता है, रेड कलर दे देता है, क्योंकि नींबू क्या है, एसिडिक है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बेसिकली जो पीएच का मेजरमेंट है वो हम पीएच इलेक्ट्रोड के द्वारा, ठीक है, पीएच इलेक्ट्रोड के द्वारा करते हैं, जिसमें मैंने प्रोसेस बताया कि किस तरीके से आपका ये होता है। अब आपने ऊपर एक सेंटेंस पढ़ा था बफर सोल्यूशन, ठीक है, और आगे आपको पढ़ना भी है क्या, बफर के बारे में। तो बफर क्या होता है, व्हाट इज बफर, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे। ठीक है, बफर एक ऐसा सोल्यूशन होता है, बफर एक ऐसा सोल्यूशन होता है, बफर सोल्यूशन बनाया जाता है। बेसिकली बफर कंपोनेंट्स होते हैं, उनसे एक सोल्यूशन बनाया जाता है। एसिडिक और बेसिक, एसिड प्लस बेस को मिला के एक कॉन्जुगेट बनाया जाता है, जिसको कि क्या कहते हैं, बफर कहते हैं। और ये बफर एक ऐसा कंपोनेंट होता है सोल्यूशन जो क्या करता है, रेजिस्ट पीएच अपॉन द चेंज ऑन एडिशन ऑफ एसिडिक और बेसिक कंपोनेंट। मतलब अगर ये कोई बफर है, ठीक है, अगर इसमें आप कोई एसिडिक कंपोनेंट डाल रहे हैं या कोई बेसिक कंपोनेंट डाल रहे हैं, तो ये इसके नो चेंज इन पीएच, नो चेंज इन पीएच, तो ये क्या करेगा, पीएच में कोई चेंज नहीं होगा। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं बफर। ठीक है, यही चीज आपकी लिखी गई है। ए बफर इज अ सोल्यूशन दैट कैन रेजिस्ट, या रेजिस्ट का मतलब होता है चेंज, दैट कैन रेजिस्ट चेंज इन पीएच अपॉन द एडिशन ऑफ एसिडिक और बेसिक कंपोनेंट। मतलब एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें अगर आप, बफर सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें आप एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन कंपोनेंट डालते हैं तो वो चेंज नहीं होने देगा। ठीक है, इट इज एबल टू न्यूट्रलाइज स्मॉल अमाउंट ऑफ एडेड एसिड और बेस। ठीक है, दस मेंटेनिंग पीएच ऑफ सोल्यूशन रिलेटिवली स्टेबल। अगर इसमें आप कोई लिटिल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस डालते भी हैं तो ये क्या करेगा, उसमें चेंज नहीं करेगा, उस चीज़ को मेंटेन रखेगा, जैसा कि हमारा ब्लड काम करता है। ब्लड में पाया जाता है HCO3, ये क्या करता है, ये किसकी तरह, बाइकार्बोनेट आयंस, ये काम करता है बफर सोल्यूशन की तरह। इसमें आपको एसिड और बेस दोनों को देखने को मिलेगा। तो ये एक बैलेंस की तरह काम करता है कि हमारे ब्लड में अगर आप एसिड, हल्का एसिड चला भी जाता है या बेस, तो उसको मेंटेन रखता है। ठीक है, बफर सोल्यूशंस जो होते हैं हैव ए वर्किंग पीएच रेंज एंड कैपेसिटी विच डिक्टेट हाउ मच एसिड बेस न्यूट्रलाइज बिफोर पीएच चेंज एंड द अमाउंट ऑफ विच विल बी चेंज। ये जो होता है इस प्रोसेस पे वर्क करता है कि कितना आप डालेंगे तो चेंज नहीं होगा और कितना आप डालेंगे तो चेंज हो जाएगा। जैसे बफर की मैं बात, सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बेंस। यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिखाई देगा, यहाँ पे देखा गया बफर काम कैसे करता है। तो ये एक बफर सोल्यूशन है, यहाँ आपको A+ यानी कि एसिड और HA बेस दोनों को देखने को मिल रहा है। A+ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एसिड को, और HA बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें दोनों पाए जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप उसमें H+ ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिक होने लग रहा है। ठीक है, एसिड कम हो जा रहा है इसमें। और अगर उसमें आप OH- ऐड कर रहे हैं तो ये इसमें A+ ज़्यादा हो रहा है, A- ज़्यादा हो रहा है, यानी कि एसिडिक हो रहा है। ये बेसिक हो जाएगा और ये एसिडिक हो जाएगा। और ये क्या है, बफर। बफर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, न्यूट्रल होता है। जैसे आप ज्विटर आयन पढ़ते हैं ना, ज्विटर आयन एमिनो एसिड में कि NH3- हो जाता है तो एसिडिक,
COOH प्लस हो जाता है तो बेसिक, और अगर बीच में है दोनों NH3 माइनस COOH प्लस तो आपका क्या हो जाता है NH3 प्लस COOH माइनस, तो आपका क्या हो जाता है न्यूट्रल। उसी तरीके से बफर्स क्या है, न्यूट्रल्स हैं। अगर उसमें आप H प्लस ऐड करेंगे तो वो एसिडिक हो जाएगा, और उसमें अगर OH माइनस ऐड करेंगे तो बेसिक हो जाएगा बेसिकली। ठीक, बफर काम कैसे करता है, एक बफर जो होता है रेजिस्ट करता है पीएच के चेंज को। देखिए इस, क्योंकि इसमें दोनों कंपोनेंट पाए जाते हैं, क्या, एक कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस, यानी कि एक एसिडिक कंपोनेंट और एक बेसिक कंपोनेंट दोनों पाए जाते हैं, दोनों प्रेजेंट होते हैं एप्रिसिएबल अमाउंट में एट इक्विलिब्रियम। एप्रिसिएबल मतलब एक उनका अमाउंट होता है कि इतना बफर सोल्यूशन, जैसे मैंने प्रैक्टिकल किया था अपने MSc में, ठीक है, तो हमें बफर प्रिपेयर करना था, तो वहाँ पे हम एक एसिडिक सोल्यूशन, ठीक है, और एक प्लस एक बेसिक सोल्यूशन लेते हैं, दोनों की क्वांटिटी होती है, ठीक है, उसको मापा जाता है बेसिकली, उसमें मैथ्स की कैलकुलेशन पूरी लगती है, कितने मोल लेना है, क्या लेना है, ठीक है। उस अमाउंट को लेके आप उसको मिक्स करके वाटर में क्या करते हैं, एक सोल्यूशन बनाते हैं, दैट इज बफर, ठीक है। हर चीज में, जैसे अभी इसके पहले आपने कई सारी टेक्निक्स के बारे में पढ़ा था, जैसे सादर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, ठीक है, हर जगह बफर का नाम आया था, ठीक, वो यही वाला बफर, वो बफर बनता है, यही बफर वहाँ पे क्या होता है, यूज होता है, ठीक। तो ये बफर क्या होता है, इसमें एसिड और बेस एक इक्वल अमाउंट में पाए जाते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, उस चीज को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो अगर उसमें कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस डाला जाए तो सोल्यूशन में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। ये रहा एक बफर सोल्यूशन आपको दिखाया गया है। रिएक्ट, यहाँ पे वीक एसिड और बेस लिया गया है, रेजिस्ट लार्ज चेंज इन पीएच, लार्ज चेंज पीएच में नहीं होने देता। यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड है और यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है। मेनी बायोकेमिकल रिएक्शन स्पेसिफिक बफर, हर बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए अलग अलग बफर लगते हैं, हर जगह यूज नहीं। जैसे हमारा ब्लड हमारी बॉडी का बफर है, उसी तरीके से कोई केमिकल रिएक्शन हम परफॉर्म करते हैं तो बफर अलग अलग बनते हैं। अभी मैं बताऊंगी भी कितने टाइप के बफर होते हैं, क्या होते हैं, ठीक। बफर सोल्यूशंस क्या होते हैं, ठीक है। बफर सोल्यूशन बनाते कैसे हैं, इसके लिए प्रोसेस है जिसको आप इसमें पढ़ेंगे, हेंडरसन-हेज़लबैक इक्वेशन, ठीक। बफर सोल्यूशन की मैं बात करूं तो ये पीएच में चेंज को रेजिस्ट करते हैं अगर हम उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या अल्कली डालें, ठीक है। बहुत सारे बायोलॉजिकल एंड केमिकल रिएक्शन हैं जिनके लिए कांस्टेंट पीएच की जरूरत होती है उस रिएक्शन को करने के लिए। तो बफर क्या होते हैं, एक्सट्रीमली यूजफुल होते हैं इन दी सिस्टम टू मेंटेन पीएच एट कांस्टेंट वैल्यू। कुछ बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होंगे आपकी बॉडी में जिसको होने के लिए आपके पीएच का उस पॉइंट पे पाया जाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बफर्स क्या करते हैं, उस पीएच को मेंटेन करने का काम करते हैं कि आपका पीएच अगर प्रोसेस 5.5 पे होना है तो उस पीएच को मेंटेन रखेंगे बफर, ठीक। जैसे कि आपने सदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग का रिएक्शन नाम तो पढ़ लिया बफर सोल्यूशन का, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, एक स्पेसिफिक पीएच की जरूरत होती है उस परफॉर्मेंस को होने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे उसको डिप करते हैं बफर सोल्यूशन में। इस तरीके से आपने देखा था, नीचे की तरफ बफर सोल्यूशन था, इसमें नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर डाल रहे थे, उसके ऊपर आप पेपर रख रहे थे। तो ये बफर क्या करते हैं, पीएच को मेंटेन रखने का काम करते हैं। ये हिंदी में आपको दिया गया है कैसे बफर वर्क करता है, ठीक। बफर सोल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं, कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हेंडरसन-हेज़लबैक के बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं जानेंगे। ये दोनों साइंटिस्ट थे, ठीक है, अलग अलग कंट्री के अलग अलग साइंटिस्ट थे, हेंडरसन और हेज़लबैक, दे आर डिफरेंट साइंटिस्ट। ये दोनों अलग अलग साइंटिस्ट थे। इनकी अप्रोक्सीमेशन ने अलाउ किया एक मेथड को जिससे हम बनाते हैं बफर सोल्यूशन, ठीक है, बाय यूजिंग द वीक एसिड एंड बेसिस, ठीक है, बियरली आयोनाइज अलाउइंग अस टू अप्रॉक्सीमेट द पीएच ऑफ बफर सोल्यूशन यूजिंग इनिशियल कंसंट्रेशन। तो हम क्या करते हैं, एक वीक एसिड और वीक बेस को लेते हैं, क्या, वीक एसिड, ठीक है। वीक, आप सबने 6 ईयर्थ तक ये चीजें पढ़ी होंगी, वीक एसिड क्या है, वीक बेस क्या है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं H2SO4 क्या है, वीक एसिड है या वीक बेस है, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, क्योंकि SO4 यहाँ पे पाया जा रहा है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। इसी तरीके से KCl की मैं बात करूं तो ये क्या है, वीक एसिड है, ठीक, क्लोराइड है। तो इसी तरीके से वीक एसिड और वीक बेस को यूज करके हम इसको बनाते हैं। थ्रू द अप्रॉक्सीमेशन हैज अ फ्यू रिस्ट्रिक्शन इफ सिंप्लीफाइज लेंथी कैलकुलेशन इनटू सिंपल इक्वेशन डिराइव्ड फ्रॉम के। तो ये जो हेंडरसन-हेज़लबैक का इक्वेशन था, ये बफर सोल्यूशन को बहुत सिंप्लीफाई तरीके से बनाने में हेल्प किया। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे HA मतलब एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट कराया गया, तो यहाँ पे क्या बन गया, H3O प्लस एसिड, ठीक है। जहाँ A क्या है, कॉन्जुगेट बेस है
और HA क्या है, वीक एसिड है। HA इज अ वीक एसिड और A माइनस क्या है, एक कॉन्जुगेट बेस है। हेंडरसन-हेज़लबैक का इक्वेशन जो है वो बेसिकली A है, ये वाला है। pH इज इक्वल टू इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, आगे हम यहाँ आपको बनाना तो नहीं सीखना है, जब आगे अपर क्लासेस में जैसे MSc करेंगे, आप नेट की तैयारी करेंगे, वहाँ पे इसको आपको बहुत डिटेल में पढ़ना रहेगा। तो हेंडरसन-हेज़लबैक का जो इक्वेशन है वो कहता है pH इज इक्वल टू P की A प्लस लॉग, pH इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ लिखूँ P के A प्लस लॉग 10, यहाँ पे A माइनस कॉन्जुगेट बेस हो गया और HA एसिड हो गया, ठीक। इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, बफर सॉल्यूशन का प्रिपरेशन करते हैं। यहाँ पे डिसोसिएशन भी आपको दिखाया गया है कि अगर हम एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो हमें क्या मिल जा रहा है, एक कॉन्जुगेट बेस मिल जा रहा है। क्या मिल जा रहा है, कॉन्जुगेट बेस। यहाँ डिसोसिएशन ऑफ एसिड दिखाया गया और एक हाइड्रोनियम आयन H3O+ मिल जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे pH क्या है, pH वैल्यू ऑफ सोल्यूशन, हमें pH उसका किस pH पे रखना है, उस pH पे हम क्या करेंगे, उस बफर सोल्यूशन को बनाएंगे। जिस pH पे हमको चाहिए उसी pH पे हम उस बफर सोल्यूशन को बनाएंगे। Ka क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड। एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है कि इसी कांस्टेंट पे बनेगा, ठीक। A माइनस क्या है, कॉन्जुगेट बेस है A माइनस का, ठीक है। और HA क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड HA, ठीक। यहाँ पे अगर मैं एक बात दिखाऊं आपको, इक्वेशन मैंने लिखा है कि वी नो दैट कि Ka क्या है, कांस्टेंट है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट के बराबर है ओवर द रिएक्टेंट, जिस रिएक्टेंट से यानी कि अभिक्रिया करा रहे हैं जिससे, उसके प्रोडक्ट के बराबर है। तो बाय डेफिनेशन अगर H2O इज एसेंशियली ए प्योर लिक्विड दैट वी कंसीडर टू बी इक्वल, जैसे हम क्या करें, Ka ले लें। Ka को क्या माने कि यहाँ पे हमने तोड़ा है ना, यहाँ पे हमने तोड़ा तो हमें क्या मिला, H3O- और A-। अगर इसी को हम लेके चलते हैं तो हमें क्या मिलेगा कि अगर हम Ka वाले इक्वेशन को इसको लेके चलते हैं, ठीक है। और हम क्या करें, ये थोड़ा मैथमेटिकल इक्वेशन है कि दोनों तरफ क्या ले लें, माइनस लॉग ले लें। अब हमने दोनों तरफ माइनस लॉग ले लिया, ठीक। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोनों तरफ हमने माइनस लॉग ले लिया, माइनस माइनस। और इस इक्वेशन में हमने क्या किया, माइनस लॉग Ka था, ठीक है। अब इसमें से हमने क्या कर लिया, लॉग लिया था हमने, तो लॉग को हमने एक्सपैंड कर दिया, मतलब इसके साथ इसका मल्टीप्लाई, इस बेसिक मैथ तो आपने पढ़ी होगी, और इस फिर लॉग का इसके साथ, तो लॉग माइनस लॉग H3O+ और माइनस लॉग A+, ठीक है। इस दोनों रिलेशनशिप को अब हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे कि माइनस लॉग Ka को मान लें कि ये Pka के बराबर है, किसके, Pka के बराबर है, जो यहाँ पे था माइनस लॉग Ka इज इक्वल टू माइनस Pka, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि माइनस जो लॉग H3O+ होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, pH के, किसके बराबर हो जाएगा, pH के। अगर Pka के बराबर लॉग Ka हो गया तो ये किसके बराबर हो जाएगा, pH के, ठीक है। तो वी कैन सिंप्लीफाई द अबव इक्वेशन कि अगर देखिए Pka बराबर क्या हो जाएगा, लॉग Ka+, यहाँ देखिए, और इसके बराबर क्या हो गया, pH, ठीक है। तो इसको सिंपली हम कैसे लिख सकते हैं, Pka इसके बराबर हो गया, Pka यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये Pka के बराबर हो गया, और इसके इक्वल क्या है, pH, तो यहाँ हम pH लिख सकते हैं और log A को ऐसे एज इट इज लिखते हैं। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, वी ऐड log A- टू बोथ साइड, ठीक है। अब दोनों साइड हम क्या करें, log A- अगर लगा दें तो क्या होगा, ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे log -A लगाते हैं, इसको ले लें माइनस लॉग, ठीक, और ये लॉग था तो यहाँ से क्या होगा, एक लॉग कट जाएगा, अब क्या बच जाएगा, यहाँ पे प्लस बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, pH इज इक्वल टू Pka प्लस लॉग A+, और ये क्या बन गया, वी गेट हेंडरसन-हेज़लबैक इक्वेशन। इस तरीके से हेंडरसन-हेज़लबैक इक्वेशन मिलता है। अप्रॉक्सीमेशन तभी वैलिड है जब कॉन्जुगेट और एसिड जो है उसकी वैल्यू 0.1 से लेके किसके बीच में आए, 10 के बीच में आए, ठीक है। मोलरिटी ऑफ द बफर, मोलरिटी और पोलैरिटी और इसके बारे में आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। एक्सीड द वैल्यू ऑफ Ka बाय द फैक्टर एटलीस्ट 100, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो है बफर एक्सीड Ka की वैल्यू 100 से एटलीस्ट उससे एक्सीड करनी चाहिए, उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज हेंडरसन-हेज़लबैक इक्वेशन और इसको कैसे निकाला जाता है, पूछ लेता है आपसे। तो अगर पूछ ले, आपका कुछ भी 0% क्वेश्चन भी नहीं छूटना चाहिए, ठीक। होपफुली सबको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं।
तो बफर सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर किया जाता है ये मैंने बता दिया, वीक एसिड जैसे और उसके सॉल्ट जैसे सोडियम सॉल्ट इसके द्वारा, ठीक है, या वीक एल्कलीज उसके सॉल्ट, ठीक है, इसके द्वारा बनाया जाता है। इसमें क्या कैसे हम बनाते हैं, क्या करते हैं, ड्रिपिंग एन एसिड या एल्कली को क्या डिप करते हैं किसमें, एक एक्वस सोल्यूशन में, पानी में, ऑफ सॉल्ट व्हाइल मेजरिंग द पीएच विथ पीएच मीटर। क्या करेंगे हम कि एक एसिड लेंगे और इसमें एल्कली को डालेंगे किसके साथ, एक्वस सोल्यूशन के साथ, किसके, सॉल्ट के, जैसा कि मैंने यहाँ ऊपर आपको बताया ये, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्ट के साथ, ठीक है। ये क्या कॉन्जुगेट बेस है और ये वीक एसिड है। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, इसके साथ हम डिप करते हैं और पीएच मीटर को इसमें क्या करेंगे, डाल देंगे, नापते रहेंगे कि कितने पीएच पे हमको बनाना है। पीएच इज इक्वल टू ही तो आपने पढ़ा है पी के ए प्लस लॉग माइनस लॉग ए माइनस अपॉन एच ए प्लस, ये जो आपने पढ़ा है वो पीएच के बराबर ही पढ़ा है, ठीक है। उसको हम मापते रहेंगे। पीएच ऑफ सच बफर इज एस्टेब्लिश्ड बाय द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ, इस पीएच को हम कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, जो आपका बेस है कॉन्जुगेट और एसिड है उनके सोल्यूशन के बेसिस पे। इन सच सोल्यूशन H प्लस कैन बी कैलकुलेटेड बाय मैनिपुलेटिंग इक्वेशन। कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने अभी आपका हेंडरसन हेज़लबैक का फॉर्मूला बताया, पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग H प्लस और ए माइनस, ठीक है, अपॉन एच ए। इसके बेसिस पे क्या करेंगे आप, कैलकुलेट करेंगे, एडजस्ट करेंगे रेशियो वीक एसिड का और उसके कॉन्जुगेट बेस का, जितना पीएच चाहिए उसी के बेसिस पे। पीएच अगर 5 चाहिए उसी के बेसिस पे आप इस एसिड और बेस को क्या करेंगे, मिलाएंगे, ठीक। अगर हमें इफेक्टिवली पीएच रेंज को मेंटेन करना है तो हम क्या करेंगे, बफर मस्ट बी वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे कुछ बफर के नाम मैं बताऊं, एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड इज बफर, ठीक है। एसिटिक एसिड क्या है, एसिटिक एसिड एक वीक ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या है CH3COOH, और इसके साथ एक सॉल्ट लगाएंगे जो जिसमें कॉन्जुगेट बेस होगा, जो होगा आपका CH3COO माइनस, और उसके साथ क्या लगाएंगे, कॉन्जुगेट बेस Na लगाएंगे, जो बना देता है सोडियम एसीटेट। और सोडियम एसीटेट किसकी तरह काम करता है, एक बफर की तरह काम करता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक वीक ऑर्गेनिक एसिड लिया, एसिटिक एसिड CH3COO माइनस, उसके साथ एक कॉन्जुगेट बेस लगाया सोडियम, और हमने बनाया CH3COONA, जो किसकी तरह काम करता है, जो काम करता है बफर की तरह। और इस बफर को बनाने में मुंह से मैंने जो इतनी आसानी से बोल दिया, ये ऐसे नहीं बनता है, इसको बनाने के लिए आप क्या लगाते हैं, हेंडरसन हेज़लबैक इक्वेशन। तो बफर सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं हेंडरसन हेज़लबैक इक्वेशन का, ठीक है। बफर सोल्यूशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है मेडिसिन में, बायोलॉजिकल रिएक्शन में, एंजाइम्स को परफॉर्म करने पे, जहाँ पे एक स्पेसिफिक पीएच की जरूरत पड़ेगी वहाँ, चाहे वो केमिकल रिएक्शन, चाहे मेडिसिन का रिएक्शन, चाहे एंजाइमेटिक रिएक्शन हो, वहाँ पे हम क्या करते हैं, बफर सोल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं। जैसे ब्लड, हमारा जो ब्लड है वो प्रॉपरली क्या करता है, बफर की तरह काम करता है। ह्यूमन ब्लड क्या होता है, उसमें कार्बोनिक एसिड पाया जाता है H2CO3, ठीक है। यहाँ पे 2 बार आ गया है, प्लीज़ आप इसको कट कर दीजिएगा। ये फॉर्मूला है H2CO3, इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा। H2CO3 क्या करता है, एक बफर की तरह काम करता है, ये हमारे ब्लड में पाया जाता है। आपने अगर ब्लड की फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ी होगी तो वहाँ पे इसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी दिया है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम लगता है जो क्या करता है, इसको कन्वर्ट करने का काम करता है, इसी के थ्रू हम ऑक्सीजन को और CO2 को कैरी करते हैं। इसमें पाए जाते हैं बाइकार्बोनेट एनायन, जो कि होता है HCO3 माइनस, ठीक है। यहाँ पे फिर से 2 बार आ गया, कट कर दीजिएगा। इन ऑर्डर टू मेंटेन पीएच ऑफ ब्लड क्या होता है, जो 7.35 से 7.45 होता है, इसकी वैल्यू इससे हायर ना हो और इससे कम ना हो। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, हमारी डेथ हो जाएगी। इसी वजह से इसका पीएच मेंटेन किया जाता है, जो किसके थ्रू, इसमें पाए जाते हैं बाइकार्बोनेट आयन, जो एक पीएच बफर की तरह वर्क करते हैं, जो हमारे ब्लड के पीएच को मेंटेन रखते हैं। क्योंकि अगर हमारे ब्लड का पीएच क्या हुआ, ज़्यादा या कम हुआ, तो वो क्या करेगा, हमारी बॉडी पे क्या करता है, इफेक्ट डालता है। इसी वजह से उसका पीएच को हम क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, ठीक। तो ये हो गया बफर सॉल्यूशन। 2 टॉपिक हमने कवर कर लिया, क्या क्या, एक हमने पढ़ लिया पीएच मीटर के बारे में, पीएच को मेज़र कैसे करते हैं, पूरा हमने उसका प्रोसेस पढ़ा। दूसरा पढ़ा हमने बफर क्या होता है, ठीक है, और हम बफर सोल्यूशन कैसे बनाते हैं। उसमें और एक चीज़ पढ़ी हमने
कि हेंडरसन-हेज़लबैक इक्वेशन के थ्रू हम बफर सोल्यूशन बनाते हैं। बफर सोल्यूशंस क्या होते हैं, एसिटिक एसिड बताया, ह्यूमन के बारे में, ह्यूमन ब्लड के बारे में बताया, बफर की तरह कैसे काम करते हैं, सब कुछ मैंने आपको बताया। कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस को मिला के ये बनते हैं। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा अगर आप पढ़ेंगे तभी आप कोलेरोमेट्री और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री समझ पाएंगे। व्हाट इज बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ, ठीक है। बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ को हम बीयर्स लॉ, ठीक है। अगेन यहाँ दो साइंटिस्ट हैं, बीयर्स और लैम्बर्ट्स, ये दोनों ने मिलकर इस लॉ को बनाया था। बीयर्स लॉ, बीयर-लैम्बर्ट्स बॉगिक्योर लॉ, या ऐसे बहुत सारे नामों से जानते हैं। ये लॉ क्या करता है, रिलेट्स द एटीन्यूएशन ऑफ लाइट टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल थ्रू विच द लाइट ट्रेवलिंग। ये क्या करता है, बीयर-लैम्बर्ट लॉ क्या बताता है, प्रकाश के क्षीणन के बारे में बताता है, एटीन्यूएशन के बारे में बताता है कि जिस मीडियम से, जिस माध्यम से वो पास होगा उसी तरीके का वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, ठीक है। जैसे अगर एक ग्लास से पास हो रहा, अगर ये एयर से पास हो रहा, अगर वाटर से पास हो रहा है, आप सबने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दो टर्म के बारे में पढ़ा होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब एक ही मीडियम से कोई चीज़ पास होती है, ठीक है। जैसे आप लाइट को क्या करें, लाइट को डालिए दीवार पे और वो रिफ्लेक्ट होकर दूसरी तरफ क्या करती है, बनाती है। और रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब आप कोई ये ग्लास रहता है, इसमें पानी भरा रहता है और इसमें क्या रखते हैं, पेंसिल रखते हैं और वो आपको टेढ़ी दिखाई देती है, सीधी पेंसिल, क्यों, वो रिफ्रैक्शन है, ठीक है। अपवर्तन और परावर्तन के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि यहाँ पे बताया था कि आप लाइट को जिस भी मीडियम में डालेंगे उसी तरीके की वो प्रॉपर्टी शो करती है, दिखाती है। इसी के बारे में बताया था बीयर और लैम्बर्ट ने। यहाँ देख सकते हैं आप रिफ्लेक्शन एंड इन्फरेंस लॉस। रिफ्लेक्शन के बारे में मैंने बताया कि यहाँ पे क्या हो रही है कि एक लाइट डाली जा रही है, ठीक है, लाइट डाली जा रही है और ये एक मीडियम है, इससे ये लाइट पास हो रही है। अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट यहाँ हो रहा बाय पार्टिकल्स एंड मॉलिक्यूल्स, और यहाँ से कुछ इमर्ज हो रहा है, बाहर निकल रहा है लोअर इंटेंसिटी के साथ, ठीक है। स्कैटरिंग में लॉस हो रहा है, जब इधर उधर बिखर रही है लाइट ऐसे आप डाल रहे हैं तो ये सीधे जाती है और फिर इधर उधर भी तो जाती है, तो ये जो बिखर रही है उसके बारे में भी बताया जा रहा है। बीयर-लैम्बर्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब मोनो का मतलब क्या होता है, एक, मोनो मतलब सिंगल, एक कलर की लाइट को अगर आप डाल रहे हैं, इनिशियल इंटेंसिटी जिसको कि हम I0 से रिप्रेजेंट करते हैं, पासेस थ्रू ए सोल्यूशन इन ट्रांसपेरेंट वेसल। अगर कोई ट्रांसपेरेंट मतलब इधर उधर जिससे दिखाई दे रहा है उसमें आप इनिशियल लाइट एक डाल रहे हैं, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक कलर की लाइट को डाल रहे हैं, जिसको कि हम किससे, इनिशियल का मतलब होता है जो शुरुआत जहाँ से हो रहा है, इसी वजह से हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, I0 से। सम ऑफ द लाइट इज एब्जॉर्ब्ड, इसमें से क्या होगा, कुछ लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, इसके अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हो जाएगा, ठीक है, जिस मीडियम से आप डाल रहे हैं, ठीक है। सो दैट द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट इज लेस देन I0। देखिए शुरुआत मान लीजिए हुई थी 10 से, ठीक है, 10 से शुरुआत हुई थी, 10 की लाइट आपने डाली, यहाँ पे क्या हो गया, 5 लाइट एब्जॉर्ब हो गए, 5 ही तो बची। तो यहाँ पे बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ यही बता रहे हैं कि अगर आप कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट को किसी सोल्यूशन से ट्रांसपेरेंट वेसल से डालते हैं तो जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट शुरू में इनिशियली डालते हैं उसको हम I0 कहते हैं, और जब वो मीडियम में एब्जॉर्ब हो जाती है उसके बाद जो ट्रांसमिटेड लाइट यानी कि यहाँ इमर्जेंट या ट्रांसमिटेड लाइट हमें मिलती है वो I0 से कम होती है, मतलब I0 क्या होगा, ग्रेटर देन होगा I से, ठीक है, I से। यहाँ इसको लिख भी सकते हैं, या I इज इसको आप बोल सकते हैं I0 ग्रेटर देन होगा I से, या I क्या होगा, कम होगा I0 से, इनिशियल लाइट से जो मिली हमें लाइट वो कम होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कुछ लॉस हो जाता है लाइट इंटेंसिटी का स्कैटरिंग की वजह से, बिखरने की वजह से इन द सॉल्यूशन एंड रिफ्लेक्शन एट द इंटरफेस, बट मेनली फ्रॉम एब्जॉर्प्शन बाय द सॉल्यूशन। लेकिन मेनली जो लॉस होता है किसकी वजह से, सोल्यूशन जो अब्जॉर्ब कर लेता है। मान लीजिए ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन था, पानी था, इसके अंदर डाला आपने और इधर जो लाइट मिली ये कम मिलेगी क्योंकि यहाँ पे कुछ क्या हो गई, अब्जॉर्ब हो गई, यही बात बताई जा रही है। जो रिलेशनशिप होता है I और I0 का डिपेंड करता है पाथ ऑफ द लेंथ की पाथ क्या है, एब्जॉर्बिंग मीडियम क्या है, और कंसंट्रेशन क्या है जो सोल्यूशन एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब दो तीन चीज़ों पे कि किस पाथ में आप डाल रहे हो, रास्ता क्या है उसका,
मीडियम जो एब्जॉर्ब कर रहा है कम कर रहा है कि ज़्यादा कर रहा है उसके ऊपर, और कंसंट्रेशन क्या है एब्जॉर्ब करने की, इसका कंसंट्रेशन क्या है, कितने कंसंट्रेशन पे एब्जॉर्ब कर रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं। और इसी को क्या कहते हैं, दीज फैक्टर आर रिलेटेड टू बियर-लैम्बर्ट्स लॉ। बियर-लैम्बर्ट लॉ एक उसके थ्रू मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे बियर-लैम्बर्ट लॉ को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज इक्वल टू आपके कांस्टेंट एप्सिलॉन बी सी। ठीक है, क्या है इसको समझते हैं। यहाँ पे ए क्या है, एब्जॉर्बेंस एट ए गिवन वेवलेंथ ऑफ कलर। वेवलेंथ आप सबको पता है विबग्योर के बारे में, विबग्योर सबसे ज़्यादा कम वेवलेंथ और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ की बात की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एब्जॉर्बेंस किस वेवलेंथ पे है, किस वेवलेंथ ऑफ लाइट पे है, क्या कलर है उसके बारे में बताया गया। किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन जो कि कांस्टेंट होता है। बी पाथ लेंथ डिस्टेंस लाइट पासेस थ्रू द सॉल्यूशन, पाथ की लेंथ क्या है बी, और सी कंसंट्रेशन क्या है सॉल्यूशन का, इस चीज पर डिपेंड करता है। इन तीनों को रिलेट करके बना है बियर-लैम्बर्ट्स लॉ, जिसको कि कहते हैं E इज इक्वल टू एप्सिलॉन बी सी। यहाँ पे ए रिप्रेजेंट करता है वेवलेंथ क्या है लाइट की, कलर क्या है। ठीक है, विबग्योर में किसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, मैंने कई सारे क्लास लेक्चर्स में बताया, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या है, सी इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इसी प्रोसेस पे काम करता है, इसी लॉ पे काम करता है, इसीलिए आपको पढ़ाया जा रहा है कि पासेस लाइट थ्रू द सॉल्यूशन, नो हाउ मच इज सेंट इन, मेजर हाउ मच कम्स आउट। यहाँ पे देखते हैं कि कितना गया और कितना मिला। ठीक है, लाइट इन, यहाँ पे कुछ लाइट एब्जॉर्ब हुई मीडियम में, पाथ की लेंथ क्या है, कितने लेंथ का है, इतना चौड़ा भी हो सकता था लेकिन ये इतना ही है, और इसका एब्जॉर्प्शन कितना है, मतलब पाथ की लेंथ कितनी है और एब्जॉर्प्शन कितना है, इन चीज़ों पे क्या करता है, डिपेंड करता है आपका बियर-लैम्बर्ट्स लॉ। ठीक, यहाँ पे और भी दिखाए गए हैं बियर-लैम्बर्ट लॉ में कि इंसिडेंट लाइट यानी कि इनिशियल लाइट कितनी है। ठीक है, और ट्रांसमिटेड लाइट आई कितनी है, ये क्या होगा, इतना 5 से 6 एरो दिख रहा है, यहाँ पे 3 ही मिला, बाकी क्या हो गया, यहाँ एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, यहाँ पे ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन, ए क्या है, एब्जॉर्बेंस है, मोलर एब्जॉर्बिटी है, कितना एब्जॉर्ब हुआ, कांस्टेंट रहता है, और मोलर कंसंट्रेशन सी है आपका, और आई क्या है, ऑप्टिकल लेंथ है। ठीक, एल क्या है, ऑप्टिकल लेंथ है। सेम चीज़ इस तरीके से इसको मापा जाता है। अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब लाइट इज प्रोपोर्शनल टू द सोल्यूशन कंसंट्रेशन, सोल्यूशन का कितना कंसंट्रेशन है उतनी ही लाइट एब्जॉर्ब होगी, और जो मिलेगा वो कम मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे कई सारे डायग्राम में मैंने आपको बताने की कोशिश की। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि ये कम क्यों होता है, इतना ये यहाँ पे गया तो इतना सारा, लेकिन इस मीडियम में एब्जॉर्ब हो गया, जो कि क्या है, सी मोलर एब्जॉर्बिटी एप्सिलॉन। ठीक है, आई के हाँ इसका लेंथ कितना था वो भी डिपेंड करता है एब्जॉर्बेंस पे, तब जाके इतना हमें मिला है बाहर। दिस इज नोन एज बियर-लैम्बर्ट्स लॉ। जिन्होंने बियर्स और लैम्बर्ट्स दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसके बारे में बताया था। नेक्स्ट, सॉरी फॉर दैट, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट है आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, ठीक है, बात कर रहे हैं बार बार एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, तो क्या एब्जॉर्ब हो गया, लाइट एब्जॉर्ब होगी ना, उसका एक स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करें, डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। कैसा स्पेक्ट्रम, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक को मिला के, in which an absorbing substance decrease in intensity of radiation at various wavelengths or range of wavelength is expressed particularly as a pattern of black lines or bands। ठीक है, तो अवशोषण क्या होता है, स्पेक्ट्रम को एक विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम जिसमें एक अवशोषित पदार्थ के विभिन्न रंग, विभिन्न क्या होते हैं, तरंग दैर्ध्य होते हैं, या तरंग दैर्ध्य की सीमाएं होती हैं, जिनको हम बैंड से इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वो क्या होती हैं, एब्जॉर्ब होती हैं। ठीक है, द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय सबस्टेंस कैन हेल्प डिटरमाइन द नंबर ऑफ सबस्टेंस इन द सैंपल। जितनी लाइट एब्जॉर्ब होगी, जितनी लाइट उसके अंदर, मान लीजिए कोई है, इसके अंदर जितनी लाइट एब्जॉर्ब होगी उतना पता चलेगा कि यहाँ पे एक सैंपल में कितनी चीज़ें हैं। जितनी चीज़ें एब्जॉर्ब हुई उतना पता चलेगा हमें कितनी चीज़ें हैं। विलियम वॉलेस्टन पहली बार इन्होंने ऑब्जर्व किया था स्पेक्ट्रा को 1801 में, जब उन्होंने नोटिस किया कि डार्क लाइंस इन विजिबल स्पेक्ट्रम। ठीक है, विजिबल स्पेक्ट्रम रेनबो में देखा, कितनी लाइनें थी, 7 लाइन क्या थी, विजिबल थी, जो हमें आंखों से दिख रही थी। 1817 में जोसेफ फ्रॉनहोफर ने एक्सपेंड किया स्पेक्ट्रम को
सन ऑन टू लार्ज वॉल एंड डिस्कवर्ड थाउजेंड ऑफ मिसिंग स्लाइसेस, और उन्होंने देखा और बहुत सारी लाइनें हैं, इसमें कलर हैं जिनको कि हम फ्रॉनहोफर लाइन्स भी कहते हैं। ठीक है, बेसिकली एब्जॉर्प्शन हमें ये बताता है कि कितने कलर्स इसमें हैं। जैसे कि अभी आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में हमने पढ़ा था थोड़ा सा। इसके आगे अगर मैं बताऊँ आपको, इसके पहले चैप्टर में भी आपने पढ़ा था, पहले चैप्टर्स में पहली वीडियोस आपने देखी होंगी। तो एक किसी भी लाइट को ऑब्जॉर्व होने के लिए एक वेवलेंथ होता है। जैसे सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, अभी मैंने पूछा था, वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम है, और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड कलर की है। वीब ग्योर में वॉयलेट की सबसे कम वेवलेंथ है और आर्क रेड की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है। ठीक है, तो कितना अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब लाइट एब्जॉर्ब हुआ यहाँ पे दिखाया जा रहा है इस लाइन पे। इस तरीके से ग्राफ में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ दिखा रहा है कितना वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हुआ और किसका हुआ। जैसे सबसे ऊपर कौन जा रहा है, ये ऊपर। ठीक है, तो ये क्या है, क्लोरोफिल बी। यहाँ पे ये किसके बीच में, 400 से 500 के बीच में सबसे ज़्यादा इसकी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है। कैरोटीनॉइड की बात करें तो ये 500 के नियर अबाउट ज़्यादा हो रहा है। वहीं अगर क्लोरोफिल ए की बात करें तो ये 700 के आसपास, और क्लोरोफिल क्या हो रहा है 600 से 700 के बीच में। तो यहाँ एब्जॉर्प्शन हमें लाइट के बारे में बता रहा है कि कौन कौन से कलर की लाइट है, जितने वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन हो रही है उसी कलर की लाइट है। तो एब्जॉर्प्शन हमें क्या बताता है, उन कलर्स के बारे में बताता है। स्पेक्ट्रम भी एब्जॉर्प्शन और इमिशन कई टाइप के होते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, हॉट गैस था, उस पर हमने क्या किया, लाइट डाला, तो इमिशन क्या हुआ, कुछ लाइट का हमें दिखा रहा है बैंड के रूप में। एब्जॉर्प्शन में हम क्या देख रहे हैं, कलर को देख पा रहे हैं किस किस कलर की यहाँ पे है। उसी तरीके से सेम प्रोसेस यहाँ भी दिखाया गया है स्पेक्ट्रम के बारे में। तो ये था स्पेक्ट्रा। क्या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या बताता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री एक टेक्निक है जिसमें हम ये जानते हैं कि सैंपल में किस किस कलर के मटेरियल क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। इन एनालिटिकल एप्लीकेशन इंफ्रारेड, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पर्टिकुलरली फ्लुएंट है। कई तरीके की लाइट होती है, इंफ्रारेड, विजुअल, तो इन सबको जानने के लिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, आल्सो यूज्ड इन मॉलिकुलर एटॉमिक फिजिक्स रिसर्च। फिजिक्स रिसर्च में एटम्स के बारे में जानने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। एस्ट्रोनॉमी में इसका यूज़ करते हैं। रिमोट सेंसिंग, जिससे जीआई रिमोट सेंसिंग आजकल का सबसे फेमस टॉपिक है, जो आप सब जीपीएस वगैरह देख पाते हैं, ट्रैकर्स वगैरह, वो रिमोट सेंसिंग पे ही वर्क करता है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा यहाँ हाइड्रोजन का दिखाया गया है कि किस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन को यहाँ पे डाला गया, इस तरीके से एक प्रिज्म के थ्रू इसको गुजारा गया। हमेशा आपने प्रिज्म वाला क्लास 9th 10th 11th 12th में प्रिज्म रख के आप क्या करते थे, लाइट को पास करते थे। उसके बाद इस तरीके से लाइट स्कैटर्ड होता था, देखते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रिज्म के थ्रू रखा गया और लाइट को एक स्लिट रखी गई, उसके थ्रू लाइट गुजारा गया, प्रिज्म पे पड़ा और इस तरीके से स्कैटर्ड होकर ये कलर दे दिया। ये एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे ही हम कलर को देख पाए कि कितने वेवलेंथ पे कौन सी लाइट एब्जॉर्ब हुई और कितना हमें क्या मिला, कलर मिला। सेम चीज़ हीलियम का इमिशन लाइन बताया गया है कि यहाँ पे स्लिट हीलियम लैंप था, लाइट डाला, स्लिट के थ्रू हमने पास किया, प्रिज्म से गुजरा और ये इस तरीके से हमें क्या किया, लाइट दिया और हमने उसका एक फोटोग्राफिक फिल्म देख लिया। ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से तब समझ में आती है जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, और इसमें प्रैक्टिकल आप तब कर पाएंगे जब आप लैब कोई ज्वाइन करेंगे। तो बीएससी वाले बच्चे, अगर आप अच्छी सिटीज़ में रहते हैं, यहाँ आसपास के जो लोग जैसे गोरखपुर वगैरह, लखनऊ वगैरह में रहते हैं, तो लखनऊ वगैरह में CDRI लैब बहुत सारी हैं। तो मैं तो आपको कहूँगी कि वहाँ आप जाके अपने ग्रेजुएशन में ही 3 मंथ का 6 मंथ के कोर्स होते हैं, कुछ 10,000 20,000 लगते हैं, उसको कर लीजिए। वहाँ पर आपको ये सब टेक्निकल चीज़ें बहुत अच्छे से सिखाई जाती हैं। ठीक है, तो फुली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, कॉलरीमीटर। ठीक है, कॉलरीमीटर की बात करें तो कॉलरीमीटर क्या है, कॉलरीमीटर अभी इसमें आप देखेंगे, इसमें आप यूज़ करेंगे किसके बारे में, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आएगा, इसमें बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ आएगा, इसलिए आपको पहले पढ़ाया गया। तो कॉलरीमीटर क्या है, एक डिवाइस है जिसका यूज़ हम क्या करने के लिए करते हैं, एब्जॉर्प्शन। देखिए नाम ही आ गया, पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय स्पेसिफिक सैंपल सोल्यूशन। इसमें हम देखते हैं कि किसी लाइट का कितना एब्जॉर्प्शन हुआ है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, ठीक है, किसी सैंपल सोल्यूशन में। ठीक, कॉलरीमीटर की बात करें तो लुइस जे ड्यूबोस्कॉब, इन्होंने इसको इन्वेंट किया था 1870 में। इट इज़ एम्प्लॉयड टू मेजर हाउ मच लाइट ट्रांसमिट एंड ऑब्जॉर्ब इट पासेस थ्रू अ लिक्विड। अगर एक लिक्विड के थ्रू हम लाइट को पास करें, जैसा कि बीयर-लैम्बर्ट लॉ में आपने पढ़ा, कितना एब्जॉर्ब होगा और कितना एमिट होगा, कितना निकलेगा, इसको मेज़र करने के लिए लुइस ने इसकी डिस्कवरी की थी। दीज आर यूज टू आइडेंटिफाई द कलर एंड एस्टेब्लिश द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन।
कलर क्या है जो कि बियर लैम्बर्ट लॉ में आपने पढ़ा, और कंसंट्रेशन उसका सोल्यूशन का कितना उसको जानने के लिए कैसे, बाय कंपेयरिंग सोल्यूट कलर इंटेंसिटी, उसमें जो सोल्यूट आपने डाला है उसकी कलर की इंटेंसिटी कितनी है और सोल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि उस सोल्यूशन में जो कलर्ड है वो क्या है। ठीक है, इस तरीके की कुछ मशीनें होती हैं, ये डायग्राम उल्टा लग गया है, इस तरीके की कुछ मशीनें होती हैं, अभी नीचे इसका डायग्राम है, जिससे हम क्या करते हैं, इसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो कोलिरोमीटर को हम वर्ड मापक भी कहते हैं हिंदी में, कलर से नाम ही है कोलिरोमीटर। ठीक है, कलर के बारे में पता लगेंगे किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। ठीक, तो कोलिरोमीटर का प्रिंसिपल क्या है इसको हम जानेंगे। तो जो चीज़ें हमने बियर लैम्बर्ट्स लॉ में पढ़ी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, वो सारी चीज़ें यहाँ काम आएंगी। ठीक है, तो कोलिरोमीटर का प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर कोई इंसिडेंट बीम, ठीक, इंसिडेंट बीम का मतलब क्या, अभी मैंने आपको बताया था इंसिडेंट मतलब ये जो गिरने वाली है लाइट। ठीक है, इस तरीके से कोई लाइट गिर रही है, इसको हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट बीम। तो अगर कोई इंसिडेंट बीम है विथ इंटेंसिटी इसकी कितनी है, I0, मतलब शुरुआत जो है, इनिशियल जो है I0, थ्रू आ सोल्यूशन, एक सोल्यूशन के थ्रू, ये सोल्यूशन है, इसके थ्रू गुजारी जा रही है। अ पार्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड, इसमें से कुछ पार्ट क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, इस तरीके से इधर उधर चली जाएंगी, स्कैटर हो जाएंगी। ठीक, एंड एब्जॉर्ब, कुछ क्या होंगी इसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगी, while द रिमेनिंग इंसिडेंट लाइट इज ट्रांसमिटेड, और बाकी बची हुई क्या हो जाएंगी, ट्रांसमिट हो जाएंगी, इस तरीके से आपको मिल जाएंगी जो आप पा रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से क्या हुआ कि अगर आपने कोई इंसिडेंट लाइट बीम, ठीक है, जीरो इंटेंसिटी के साथ, इनिशियल इंटेंसिटी के साथ, I0 के साथ डाली, तो उसमें से कुछ क्या होंगी, सोल्यूशन में क्या होंगी, आएंगी और स्कैटर हो जाएंगी, कुछ इसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगी और कुछ आपको मिल जाएंगी। ठीक, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, तो I0 आपने लिया, I0 उसमें क्या हुआ, IR कुछ एब्जॉर्ब हो गया, सॉरी कुछ रिफ्रैक्ट हो गया, ठीक है, रिफ्लेक्टेड हो गया, A कुछ एब्जॉर्ब हो गया और IT कुछ ट्रांसमिट हो गया। ठीक है, तो मेजरमेंट अगर है, द मेजरमेंट ऑफ I0 इन द कोलिरोमीटर एलिमिनेट्स IR एंड इट इज सफिशिएंट टू कैलकुलेट दैट IA। ठीक है, तो यहाँ पे जो IA होता है, I0 होता है कोलिरोमीटर का, वो क्या करता है, एलिमिनेट, समाप्त कर देता है। ठीक है, और हम उसको कैसे मानते हैं, IA के थ्रू मापते हैं। ठीक है, एंड सफिशिएंट, उसको कैलकुलेट करना सफिशिएंट होता है। यूजिंग सेल द सेम कैरेक्टरिस्टिक मेंटेन स्टेडी अमाउंट ऑफ द लाइट रिफ्लेक्शन देन I0 एंड IR मेजर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये आपका फॉर्मूला था, इसमें क्या करेंगे, वर्ड मापक में I0 का माप IR को समाप्त करता है, I0 जो है वो IR को क्या करता है, एलिमिनेट कर देता है। ठीक, IA की गणना के लिए पर्याप्त है, समान विशेषताओं वाली कोशिकाओं का उपयोग प्रकाश प्रतिबिंब IR की ये एक स्थिर मात्रा को बनाए रखता है, और I0 और IT को हम क्या करते हैं, मापते हैं। जो ऑपरेशन है कोलिरोमीटर का, वो किस पे बेस है, बियर लैम्बर्ट्स लॉ के बेस पे। ठीक है, यहाँ पे बताया जाता है कि अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय द कलर सोल्यूशन, यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब की गई है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है, सोल्यूशन के कंसंट्रेशन, सी माने सोल्यूशन का कंसंट्रेशन था, वहाँ आपने पूरा पढ़ा था ना ऊपर, एप्सिलॉन CL, यहाँ इसीलिए आपको पढ़ाया गया है ये एप्सिलॉन BC। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये इसका प्रिंसिपल बेस होता है बियर लैम्बर्ट लॉ पे, जो ये कहता है कि जो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, कलर का कंसंट्रेशन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सोल्यूशन के कंसंट्रेशन पे, और लेंथ कितनी है, पाथ की लेंथ कितनी है, ये जो लेंथ था, ये पाथ की लेंथ कितनी है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ पे ए क्या है, ऑब्जर्वेंस या ऑप्टिकल डेंसिटी है, ये कोलिरोमीटर का प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CL, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, अगर हम इसको कांस्टेंट में बदले तो ए क्या हो जाता है, इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाता है, एप्सिलॉन CL के बराबर। ठीक, जहाँ ए क्या है, एब्जॉर्प्शन या ऑप्टिकल डेंसिटी है सोल्यूशन की, ई क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है जो कि कांस्टेंट है, सी कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन है, एल क्या है, लेंथ ऑफ द पाथ। ठीक, होपफुली आपको समझ में आया होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई हम मोनोक्रोमेटिक लाइट पास करते हैं, जो कि हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में पढ़ा, इसलिए आपको वो चीज़ें मैंने पहले पढ़ाई हैं। मुझे पता है आपके सिलेबस में ये चीज़ें आगे पीछे दी हुई हैं, लेकिन
एज अ टीचर मुझे पता है कि कब आपको क्या पढ़ाना है, ठीक। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, सबसे पहले लाइट का सोर्स है कोई, इससे हम क्या करेंगे, लाइट को पास करेंगे। यहाँ पे हम मोनोक्रोमेटर क्यूवेट लगाते हैं जो एक ही लाइट को, इस तरीके से एक ही लाइट को इससे पास होने दे, ठीक। लाइट आएगी, ये क्यूवेट पे पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे एडजस्टेबल अपर्चर होते हैं, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये सैंपल है, इसके थ्रू लाइट पास होगी। यहाँ पे फोटो रेजिस्टर लगा होगा जो उसी लाइट को जाने देगा जिसकी ज़रूरत होगी। एक एम्पलीफायर लगा होगा और यहाँ पे आपको कलर मिल जाएगा। ये होता है प्रिंसिपल। और यहाँ पे मैंने बताया है कि किस तरीके से ये आपके बीयर-लैम्बर्ट लॉ से रिलेटेड होता है, क्योंकि बीयर-लैम्बर्ट लॉ में आपने पढ़ा था कि जो एब्जॉर्प्शन है वो किस पे डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन क्या है और लेंथ क्या है पाथ की। वही बात यहाँ पे लिखी गई है, ठीक। तो बीयर-लैम्बर्ट लॉ इसलिए मैंने आपको पहले पढ़ाया। यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें हम सीरीज ऑफ लेंसेज लगाते हैं कैलोरीमीटर में, जो क्या करता है, सीरीज ऑफ लेंसेज, एक लेंस, दूसरा लेंस, तीसरा लेंस, चौथा लेंस, अभी आप पढ़ेंगे, ठीक है। जो क्या करता है, गाइड करता है बीम ऑफ लाइट को कि इसी तरीके से तुमको जाना है, ठीक है। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ में, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, हर लाइट की वेवलेंथ अलग होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपके ब्लू कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो वो किस में आता है, 600 से 700 के वेवलेंथ में आता है, ठीक है। थ्रू अ सोल्यूशन इट मेक्स इट वेट मेजरिंग एपरेटस, ठीक है। इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। दिस कंपेयर्स द कलर ऑफ टू द करंट स्टैंडर्ड टू एग्जामिन इट। ये क्या करता है कि हमें कंपेयर करने को, कलर को कंपेयर करने में ईजी करता है, ठीक है। द एब्जॉर्बेंस और परसेंट ट्रांसमिटेंस इज देम कैलकुलेटेड यूजिंग ए माइक्रो प्रोसेसर। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, कितना एब्जॉर्ब हुआ और कितना ट्रांसमिट हुआ, कितना निकला, उसको हम माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। By measuring the difference between the amount of light at its source and after passing the solution, it is possible to determine the concentration of solution and how much light is absorbed. यहाँ पे हिंदी अगर मैं इसको आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे अपने स्रोत पर प्रकाश की मात्रा के बीच में अंतर, मतलब कितना डिफरेंस, उसको माप कर और कितना समाधान निकलना है, उसको क्या करते हैं, एक साथ करके कितना प्रकाश अवशोषित हुआ, इसमें हम ये चीज़ कंक्लूड कर पाते हैं कि कितना लाइट एब्जॉर्ब हुआ और कितना पास हुआ। इसको हम इसके थ्रू कैलकुलेट कर पाते हैं। कई सारे सॉल्यूशंस जो होते हैं विद कंसंट्रेशन, सेवरल सैंपल सॉल्यूशन विद नोन कंसंट्रेशन के साथ आर फर्स्ट प्रिपेयर्ड एंड इवेल्युएटेड टू असर्टेन द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सैंपल। पहले हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसे सैंपल सॉल्यूशन लेते हैं जिनके नोन कंसंट्रेशन होते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं और फिर उसको इवेल्युएट करते हैं जो अननोन सैंपल्स हैं उनके साथ, ठीक है। फिर प्लॉट करते हैं कंसंट्रेशन को वर्सेस एब्जॉर्बेंस ग्राफ पे, ठीक है, कितना एब्जॉर्प्शन है और कितना कंसंट्रेशन है, इसका हम एक प्लॉट बनाते हैं, ठीक है। क्या डिटरमाइन करने के लिए कि अननोन सैंपल में और नोन सैंपल का कर्व में क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अगर दो तरीके से, इस तरीके से प्लॉट, एक अननोन सैंपल का और एक नोन सैंपल का प्लॉट करें तो हमें चीज़ों में डिफरेंस पता चलता है, ठीक। तो ये था प्रिंसिपल किसका, ये प्रिंसिपल था कैलोरीमीटर का। अगर इस प्रिंसिपल में आप बस इतनी चीज़ें ही लिख देंगे दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू, यहाँ तक, ठीक है। और ये डायग्राम, ये तो आपको समझाने के लिए है, ठीक। फिर मैं अगर बात करूँ कि इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है, अभी आपने स्लिट, लाइट सोर्स, ये सब पढ़ा क्या होता है, ठीक है। तो लाइट सोर्स की बात करें तो यहाँ लाइट सोर्स क्या होता है, कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन होता है, वो इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, इससे ये आपका क्वेश्चन में पूछा, ऊपर मैंने भी आपको दिखाया। तो लाइट सोर्स लगता है, द सोर्स ऑफ लाइट शुड प्रोड्यूस एनर्जी, क्या प्रोड्यूस करे, एनर्जी विथ इनफ इंटेंसिटी। जो एनर्जी हम डाल रहे हैं यहाँ पे उसकी इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, इनफ होनी चाहिए। जैसे विजिबल स्पेक्ट्रा क्या होता है हमारा, 380 से लेकर 780 तक विजिबल, ये दिखाई देने वाले स्पेक्ट्रम होते हैं लाइट के, जो हमें दिखाई देते हैं। तो लाइट की इंटेंसिटी, लाइट सोर्स जो भी हम डालें, हम ये इंश्योर करें कि लाइट की इंटेंसिटी विजिबल होनी चाहिए। कॉमनली हम टंगस्टन लैम्प का यूज़ करते हैं जो विजिबल होता है एज अ लाइट सोर्स, ठीक है। इन विजिबल स्पेक्ट्रम एंड नियर इंफ्रारेड रेंज, दो कई तरीके की लाइट होती है, विजिबल, इंफ्रारेड, अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। तो हम इंश्योर करें कि हम नॉर्मली टंगस्टन लैम्प का यूज़ करें क्योंकि वो विजिबल होती है। आप देखते ही हैं आपके घरों की लाइट में टंगस्टन ही लगा होता है, ठीक है। हेलोजन या ड्यूटेरियम का यूज़ करें, सूटेबल फॉर मेजरमेंट इन अल्ट्रावायलेट रेंज। अगर हम टंगस्टन का यूज़ करते हैं तो वो उसमें हम विजिबल स्पेक्ट्रम और नियर इंफ्रारेड के आसपास की लाइट को देख पाते हैं। और अगर हेलोजन का यूज़ करते हैं, जो कि आपने वो देखा होगा
जो पहले घरों में इस तरीके वाली लैंप होती थी इस तरीके से, ठीक है, और ये नीचे सिलेंडर लगा होता है, यहीं पर जलती थी लाइट, हैलोजन वाली लाइट, ठीक है। उसको अगर देखेंगे तो वो अल्ट्रा वायलेट वेवलेंथ की लाइट को 200 से 900 nm की वेवलेंथ को मेज़र कर सकती है। फिर हम लगाते हैं स्लिट। स्लिट क्यों लगाते हैं? ये जो स्लिट आपने देखा अभी यहाँ पे, ये जो स्लिट देखा आपने, सॉरी फॉर दैट, यहाँ स्लिट है, स्लिट, ये जो स्लिट देखा आपने, ये स्लिट क्यों लगाते हैं, क्या है स्लिट का काम, ठीक है। तो स्लिट क्यों लगाते हैं? स्लिट की अगर मैं बात करूं, इसकी वजह से इट रिड्यूस अनवांटेड और स्ट्रे लाइट बाय अलाउइंग अ लाइट बीम टू पासेस थ्रू। अगर आपने ऐसी स्लिट लगाई और यहाँ भी होल है, इसी के थ्रू पास होगा तो अनवांटेड लाइट को ये उधर उधर नहीं जाने देगा, केवल जिसकी ज़रूरत है उसी को जाने देता है। कंडेंसिंग लेंस लगाते हैं। कंडेंसिंग लेंस क्या होता है? पैरेलल बीम ऑफ लाइट इमर्जेस फ्रॉम कंडेंसिंग लेंस आफ्टर द लाइट पासेस थ्रू स्लिट इंसिडेंट ऑन इट। तो ये क्या हो, पैरेलल बीम ऑफ लाइट को इमर्ज करने के लिए इस तरीके से स्लिट से पास हो तो कंडेंसिंग लेंस लगाते हैं ताकि ये आगे इसी से पास हो। मोनोक्रोमेटर, आपने मोनोक्रोमेटिक लाइट पढ़ा। मोनोक्रोमेटर्स क्या होते हैं? इट फिल्टर्स द मोनोक्रोमेटिक लाइट फ्रॉम पॉलीक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। मान लीजिए ये लाइट डाली आपने यहाँ पे कई कलर की लाइट, जैसे ये गई, ये गई, ये गई, फिर ये गई, फिर ये गई, ठीक है। तो मोनोक्रोमेटर क्या होता है? एक सिंगल लाइट को, जैसे मान लीजिए आपको ग्रीन चाहिए तो उसको फिल्टर करने में क्या करता है? हेल्प करता है, ठीक है। which absorb unwanted light a wavelength that permits only monochromatic light. These are three type of, यहाँ पे 3 टाइप की चीज़ें लगी होती हैं ताकि इसमें से ग्रीन बस पास हो कई सारी लाइट में। प्रिज्म, ग्लास और ग्राफ्टिंग। प्रिज्म क्या करता है? ये लाइट के रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू वन मीडियम टू अनदर। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जब कोई लाइट एक जगह से, जैसे पहले ये अगर प्रिज्म आप लगा रहे हैं तो प्रिज्म क्या है? सॉलिड है, ठीक है, और ये वाटर से सॉलिड में जा रही है, एयर से क्या जा रही है? सॉलिड में जा रही है, तो केवल क्या हो, एक ही लाइट जाए उसके लिए प्रिज्म लगाते हैं। ग्लास क्या करता है? सेलेक्टिवली ट्रांसमिट लाइट इन सर्टेन रेंज ऑफ वेवलेंथ। ये केवल कुछ एक सर्टेन वेवलेंथ की लाइट को ही जाने देगा, मतलब एक ही वेवलेंथ जाएगी, एक ही कलर जाएगा। और ग्राफ्टिंग क्या करता है? ये जो ग्राफ्ट होते हैं ये किसके बने होते हैं? ग्रेफाइट के। किसके? ग्रेफाइट के बने होते हैं, जो किस में मदद करते हैं? सेपरेट लाइट इन डिफरेंट वेवलेंथ। जैसे एक ही लाइट जाए, अगर आपको ग्रीन चाहिए, ये कलर चाहिए, तो एक ही लाइट पास हो, इसीलिए हम मोनोक्रोमेटर लगाते हैं। और वो मोनोक्रोमेटर में प्रिज्म लगे होते हैं। वो क्या करता है? लाइट के रिफ्रैक्शन में हेल्प करता है, क्योंकि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। ग्लास क्या करता है? सेलेक्टिवली ट्रांसमिट करता है एक ही रेंज की वेवलेंथ को। और ग्राफ्टिंग क्या करता है? ग्रेफाइट से मिलकर बने होते हैं, वो लाइट के डिफरेंट वेवलेंथ को हटा देंगे, सिर्फ एक को जाने देंगे। क्यूवेट, क्यूवेट अभी ऊपर आपने देखा, क्यूवेट मैंने दिखाया था। ये क्या होता है? सैंपल सेल होते हैं, ठीक है, क्यूवेट्स। ये रहा क्यूवेट, ठीक है। क्यूवेट्स क्या होते हैं? सैंपल सेल्स होते हैं। क्या यूज है इनका? द मोनोक्रोमेटिक लाइट फ्रॉम द फिल्टर पासेस थ्रू कलर्ड सैंपल सोल्यूशन प्लेस्ड इन द क्यूवेट। कलर्ड सैंपल सोल्यूशन उस क्यूवेट में हम प्लेस करते हैं और इसके थ्रू मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास करते हैं। देयर साइज रेंज फ्रॉम स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर टू राउंड एंड फिक्स्ड एज डायमीटर ऑफ 1 cm. These are 3 types of based on the substance. These are made of glass, quartz and plastic cuvette. ये ग्लास की बनी हो सकती है, क्वार्ट्ज की बनी हो सकती है, प्लास्टिक क्यूवेट। डिपेंड करता है कि यहाँ पे सब्सटेंस किस तरीके की लाइट को पास करना है, उसी तरीके की बनी होती है। जो ग्लास क्यूवेट होती है चीप होती हैं और 340 nm वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करती हैं। क्वार्ट्ज की क्यूवेट क्या होती हैं? अगर हमें अल्ट्रा वायलेट और विजिबल रेंज की चाहिए तो हम क्वार्ट्ज क्यूवेट लगाते हैं, और प्लास्टिक क्यूवेट लगाते हैं, इजीली स्क्रैच होती हैं और शॉर्टर लाइफ स्पैन होता है। तो अलग अलग वेवलेंथ चीज़ों के लगाएंगे। फोटो सेल या फोटो डिटेक्टर लगाते हैं। ये क्या होती है? फोटो सेंसिटिव डिवाइस होती हैं जो लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करती हैं, लाइट को कन्वर्ट करती हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। गैल्वेनोमीटर्स लगाते हैं। इलेक्ट्रिकल गैल्वेनोमीटर क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं फोटो सेल में, डिटेक्ट करते हैं, उसको मेजर करते हैं और फिर ऑप्टिकल डेंसिटी को डिस्प्ले करते हैं परसेंटेज ट्रांसमिशन पे, इस तरीके से। ये पार्ट्स ऑफ कैलोरीमीटर हैं। ये आपका ट्रांसमिटेंस कंट्रोल करने के लिए, ये स्विच ऑन स्विच ऑफ के लिए, ये क्यूरेट है सैंपल होल्डर, इसी में सैंपल को ऐसे लगाया जाता है। ये वेवलेंथ बताता है, यहाँ पे एब्जॉर्बेंस रीड आउट बताता है, ये इंडिकेशन करता है मोड का कि किस मोड में है, हाई लो, ये सब।
ये सिलेक्शन मोड बटन है और ये डिक्रीज और इंक्रीज करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, और ये वेवलेंथ को कंट्रोल करने के लिए। तो इस तरीके से कैलोरीमीटर लगता है और इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं और इसी के थ्रू क्या करते हैं हम इसको रेगुलेट करते हैं कि किस वेवलेंथ पे क्या चाहिए चीज़ें। ठीक, एप्लीकेशन क्या है कैलोरीमीटर का, ठीक है। प्रिंटिंग इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है प्रिंट करने के लिए, कैलिबर प्रिंटिंग, लिंक, इंक और पेपर पे जो देखते हैं उसकी प्रिंटिंग में, ठीक है। फ्लैक्स प्रिंटिंग आप बनाते हैं वहाँ पे इसका यूज़ होता है। फूड एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इसका यूज़ करते हैं, लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं, बायोकेमिकल कंपोजिशन में जैसे ब्लड के सैंपल, यूरिन, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, प्लाज्मा, इन सब के सैंपल की जाँच करने में। टेक्सटाइल और पेंट इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है। एडवांटेज क्या है, क्विक होता है, जल्दी होता है, अफोर्डेबल होता है, ठीक है, आसानी से इवेल्युएट कर सकते हैं, सिंपल होता है परफॉर्म करना, ठीक है, कलर्ड केमिकल को आसानी से देख पाता है, क्वांटिटी उनकी अवेलेबल होता है, कुछ सेकंड के अंदर पता चल जाता है। इसके एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है, डिसएडवांटेज भी किसी के पास अच्छाई है तो बुराई भी है, ठीक है। तो ये क्या है प्रोसीजर, ये इनका डिटरमाइनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ कलर सब्सटेंस बिकम लेबोरियस, ठीक है। तो रंगहीन पदार्थों की एकाग्रता निर्धारित करने की प्रक्रिया में ये श्रमसाध्य हो जाती हैं। तो ये प्रोसीजर क्या होता है, थोड़ा लेबोरियस हो जाता है क्योंकि यहाँ पे कलर का कंसंट्रेशन देखा जाता है। ये अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम पे उतना आसानी से वर्क नहीं करता है, केवल वेवलेंथ अब्जॉर्बेंस वाले विजिबल रेंज वाले पे काम करता है, ठीक है। यहाँ पे स्पेक्ट्रम रेंज मस्ट बी रादर देन स्पेसिफिक वेवलेंथ, ठीक है। तो मेजरमेंट चैलेंजिंग होता है, रिफ्लेक्ट करता है सरफेस को, कई सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैलोरीमीटर, कलर की बात की जा रही है। अब हम बात करेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की। व्हाट इज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है। एक इंस्ट्रूमेंट है जो लाइट की एब्जॉर्बेंस को बाई सैंपल, लाइट कितना एब्जॉर्ब किया, वहाँ पे हम कलर देख रहे थे, ठीक है, एब्जॉर्बेंस के बेसिस पे। यहाँ पे क्या देखते हैं, मीजर द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाई ए सैंपल, एक सैंपल के द्वारा कितनी लाइट एब्जॉर्ब की गई, कितनी लाइट अवशोषित की गई, उसको क्या करते हैं, मापते हैं हम किसके थ्रू, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, ठीक। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है, टेक्निक है जो कि मोस्टली क्या यूज़ किया जाता है, मेजर कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट, किसी सोल्यूशन में उसका कंसंट्रेशन कितना है उसको मेजर किया जाता है किसके थ्रू, अमाउंट ऑफ द लाइट दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय सॉल्यूशन इन अ क्यूवेट प्लेस्ड इन द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। कितनी अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हुई अगर किसी क्यूवेट में हमने सोल्यूशन डाला और लाइट पास की, तो कितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू हम पता लगाते हैं इस चीज़ के बारे में। और इस प्रोसेस को स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कहते हैं। साइंटिस्ट थे आपके आर्नोल्ड जे बेकमैन और उनके कलीग थे जो कि नेशनल टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी में इनवाइट किए गए थे। वहाँ पे इन्होंने बेकमैन ड्यू स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में 1940 में बताया था। प्रिंसिपल क्या है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का, लाइट सोर्स है, यहाँ पे क्या लगा है, कॉलीमेटर्स, लेंसेज कई सारी लगी हैं, उसके थ्रू लाइट पास हुआ, मोनोक्रोमेटर लगा हुआ है, प्रिज्म या ग्राफ्टिंग कुछ भी लग सकता है, अभी मैंने ऊपर आपको कैलोरीमीटर में बताया, प्रोसेस मिलती जुलती है, ठीक है, बस दोनों के थोड़े थोड़े इसमें डिफरेंस है। वेवलेंथ सेलेक्टर है, किस वेवलेंथ की लाइट को पास करना है, एक को सेलेक्ट किया, सैंपल सोल्यूशन को क्यूवेट से पास किया गया, डिटेक्टर या फोटो सेल लगा हुआ है और डिजिटली इसको डिस्प्ले कर दिया गया, जो कि आप कैलोरीमीटर से रिलेट कर पा रहे होंगे। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ मैंने बताई हैं, ठीक। प्रिंसिपल क्या है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का, ये क्या करता है, वेवलेंथ इंटेंसिटी एज फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, किस पे काम करता है, वेवलेंथ पे, ठीक है, कि कितनी वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब हो गई। इट डज बाय दिस डिफ्रैक्टिंग द लाइट बीम इनटू ए स्पेक्ट्रम ऑफ वेवलेंथ, डिटेक्टिंग द इंटेंसिटीज विथ चार्ज कपल्ड डिवाइस एंड डिस्प्लेइंग द रिजल्ट ए ग्राफ ऑन द डिटेक्टर एंड देन डिस्प्ले ऑन द डिवाइस। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक लाइट को डिफ्रैक्ट करते हैं, डालते हैं लाइट बीम को स्पेक्ट्रम ऑफ वेवलेंथ को, इस तरीके से कितनी वेवलेंथ की लाइट आपने डाली, उसकी इंटेंसिटी को कपल ऑफ डिवाइस से क्या करते हैं, आपको यहाँ पे कपल ऑफ डिवाइस से जानते हैं और फिर उसका एक ग्राफ आप दे देते हैं कि किस तरीके से बना। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में प्रिज्म या ग्राफ्टिंग लगे होते हैं जो स्प्लिट करते हैं इंसिडेंट बीम को इनटू डिफरेंट वेवलेंथ में, इस तरीके से स्प्लिट करेंगे डिफरेंट वेवलेंथ में, रेड का ये, वाइट ब्लू का ये, येलो का ये, ठीक। By suitable mechanism, wave to specific wavelength can be manipulated to fall on the rest solution. The range of wavelength of the incident light can be low as to 1 to mm.
हम क्या करते हैं, सूटेबल मैकेनिज्म के थ्रू स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को मैनिपुलेट करते हैं कि यही वेवलेंथ आके इस पर गिरे, ठीक है, और फिर उसको टेस्ट करते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बहुत यूजफुल होता है फॉर मेजरिंग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ कंपाउंड, किसी कंपाउंड के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को जानने के लिए भी, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द सोल्यूशन एट ईच वेवलेंथ, किस वेवलेंथ पे लाइट क्या हुआ, ऑब्जॉर्व हुआ है, उसको जानने के लिए बहुत यूजफुल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम वेवलेंथ पे काम कर रहे हैं, ठीक। तो और ये भी क्या होता है, बियर लैम्बर्ट लॉ पे ही काम करता है, ठीक है। किस पे काम करता है, बियर लैम्बर्ट लॉ पे ही काम करता है। इंस्ट्रूमेंटेशन क्या की बात करें तो यहाँ इसेंशियल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, टेबल या चीप रेडिएंट एनर्जी सोर्स हम लेते हैं। एनर्जी सोर्स आपने कॉलिरोमीटर में देखा ही था, टंगस्टन का यूज़ करते हैं अगर इंसिडेंट या विजिबल होती है, और हैलोजन का यूज़ करते हैं अगर अल्ट्रावायलेट होती हैं, ठीक है। मटेरियल्स दैट कैन बी एक्साइटेड टू हाई एनर्जी स्टेट्स बाय ए हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बाय इलेक्ट्रिकल हीटिंग सीटिंग। यहाँ पे मतलब बेसिकली ये बता रहा है कि हम क्या करते हैं, हाई एनर्जी स्टेट्स हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का यूज़ करते हैं ताकि तेज़ी से क्या हो, इलेक्ट्रिक स्पार्क हो सके, ठीक है। मोनोक्रोमेटर का यूज़ करते हैं जो कि क्या करे, कई सारे लाइट्स में से किसी एक लाइट को आगे पास कर सके। मोनोक्रोमेटर क्या होते हैं, ये बेसिकली लाइट को क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं ताकि हमें एक वेवलेंथ की लाइट मिल सके नैरो बैंड के फॉर्म में, इस तरीके से केवल एक वेवलेंथ की लाइट मिल सके कई सारी लाइट में, ठीक। प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म डिस्पर्स पॉलीक्रोमेटिक लाइट, प्रिज्म क्या करते हैं, पॉलीक्रोमेटिक लाइट को डिस्पर्स करते हैं। इसमें कई सारे वेवलेंथ की लाइट डाली जाती है, ठीक है, और कई सारे वेवलेंथ की लाइट में से ये काम जो काम की होती है उसी को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। 2 टाइप्स ऑफ प्रिज्म यूजुअली लगते हैं, नेमली 1600 कॉर्नू क्वार्ट्ज प्रिज्म और यहाँ पे 300 लिट्रो प्रिज्म, ठीक है। तो क्वार्ट की, लिट्रो की, क्वार्ट्ज के बारे में मैं बताया, लिट्रो क्या होती है, अलग अलग प्लास्टिक की, ग्लास की बनी होती हैं, तो जिसकी ज़रूरत होती है उसका यूज़ करते हैं। ग्राफ्टिंग करते हैं, ठीक है। ग्राफ्टिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट को क्या करता है, बदलता है अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड लाइट में। ट्रांसपोर्ट वेसल का यूज़ करते हैं। क्यूवेट्स, क्यूवेट्स में क्या होते हैं, सैंपल्स होते हैं, उस सैंपल में क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, उसके थ्रू हम काम करते हैं। फोटो सेंसिटिव डिटेक्टर्स होते हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं, चीज़ों को देखते हैं कि कितना हमें मिला, जैसा कि यहाँ आपने देखा फोटो सेंसिटिव डिटेक्टर्स यहाँ पे लगे होते हैं जो यहाँ पे रीड आउट बताते हैं, ठीक है, मीटर पे, ठीक। फिर अगर बात की जाए तो यहाँ पे रेडिएशन जो है डिटेक्ट करता है, सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा लाइट को, और फिर हमको क्या करते हैं, उसको एम्पलीफायर का यूज़ करके, एमीटर्स का यूज़ करके, पोटेंशियोमीटर का यूज़ करते उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये दोनों प्रोसेसेस क्या हैं, कोलिरोमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, मतलब काम कर रही हैं, लेकिन एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पे काम कर रही है और एक वेवलेंथ पे काम कर रही है, ठीक है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। एप्लीकेशन की बात करें तो इनका मेजर एप्लीकेशन क्या है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का डिटेक्शन करना कंसंट्रेटेड सबस्टेंस का, इम्प्योरिटीज़ को डिटेक्ट करना, कोई इम्प्योरिटी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पता लगाना, उनका स्ट्रक्चर का पता लगाना, ठीक है। मॉनिटर करना ऑक्सीजन कंटेंट, अगर फ्रेश वाटर में ऑक्सीजन कितना है, बीओडी के बारे में आप जानते हैं, ऑक्सीजन डिमांड, डीओ के बारे में, डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना है उसका पता लगाना, प्रोटीन का कैरेक्टर कैसा उसका पता लगाना, किसी भी फंक्शनल ग्रुप का पता लगाना, और रिस्पिरेटरी गैस एनालिसिस हॉस्पिटल में करते हैं, उसमें इसका यूज़ करते हैं, ठीक। एक छोटा सा टॉपिक है रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स, ठीक है। रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स क्या होते हैं, तो रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स की अगर मैं बात करूं तो ये सबस्टेंस क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट जिनमें हम रेडियो एक्टिव एटम के बाद रेडियम, स्कैंडियम, इन सब के बारे में आपने सुना होगा। ये कैसे एलिमेंट होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स क्या होते हैं, कुछ सबस्टेंस होते हैं जिनको हम लेबल कर देते हैं रेडियो एक्टिव एटम के थ्रू। मान लीजिए कोई सबस्टेंस है, जैसे H2O है मान लीजिए, तो इसको हम क्या कर दें, हाइड्रोजन को इसको लेबल कर दे रेडियो एक्टिव, लेबलिंग कर दे, मतलब ऐसे इसमें लेबल लगा दे हम रेडियो एक्टिव एटम, ठीक है। अलाउ देम टू मोर इजिली डिटेक्टेड एंड मेजर। तो ये क्या करती हैं, अगर मान लीजिए कोई सबस्टेंस है, 4 चीज़ें रखी हुई हैं और एक पे हमने क्या कर दी, रेडियो एक्टिव लेबलिंग कर दिया हमने, ठीक है, क्या कर दिया, रेडियो एक्टिव लेबलिंग कर दिया। तो इन चारों में से हम इसको ईजिली डिटेक्ट कर पाएंगे, यही काम होता है इसका, ठीक है, रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स का। हम लेबलिंग कर देते हैं चीज़ों की ताकि हम उसको आसानी से पहचान सके। रेडियो आइसोटोप्स होते हैं किसके, हाइड्रोजन के, कार्बन के, फास्फोरस के, आयोडीन के, ठीक है, जिनका हम बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन में, ठीक है। रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स जो होते हैं वो
ट्रैक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं विद इन नेचुरल सबस्टेंस, जैसे कि सेल या टिश्यू का पता लगाना है, उसमें कौन सा फ्लूइड फ्लो हो रहा है। जैसे आपने वो पढ़ा था, जैसे कि सॉरी फॉर दैट, तो मुझे नाम नहीं याद है, STS पेज आपने पढ़ा था, ठीक है। तो वहाँ आप क्या कर रहे थे, लेवलिंग कर रहे थे ना, इस तरीके से आप देख रहे थे कि ये था, यहाँ पे ऐसे इस तरीके से फ्लो हो रहा था, तो हम लेवल कर दे रहे थे कि हमको चमक रहा था कि अच्छा ये वाला है, ये वाला हमको DNA चाहिए। तो ये क्या करते हैं कि इस सेल्स हैं, टिश्यू हैं, उनमें कोई चीज़ क्या फ्लो हो रहा है, क्या चीज़ जा रही है हमारे सेल्स में, टिश्यूज़ में, उसका पता लगाने के हम यूज़ करते हैं। जॉर्ज डी हैवेसी एक साइंटिस्ट थे, इसीलिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। इन्होंने आइसोटोप एज अ ट्रेसर यूज़ किया था, ठीक है। आइसोटोप्स को, जैसे आप हाइड्रोजन का आइसोटोप क्या है, ट्रिटियम, ठीक है, H1H2H3 पढ़ते हैं, ट्रिटियम हाइड्रोजन का आइसोटोप है। तो इन्होंने आइसोटोप्स को ऐसा क्या किया था, ट्रेसर यूज़ किया था, उसके केमिकल को, प्रोसेस को पढ़ा था, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन क्या है, एक हाइड्रोजन का ट्रिटियम एक आइसोटोप है, ठीक है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उसने कंफर्म किया है, US की एक एजेंसी है, कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनमें फ्रीक्वेंटली, जैसे मैग्नीशियम 56, सोडियम 24, टेक्टिनियम 95, सिल्वर 100M, एर्गॉन 41, जेनॉन, ये सब एक्सटेंसिवली बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ होने वाले क्या हैं, आपके ट्रेसर एलिमेंट्स हैं, ठीक। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे ये काम होता है। जैसे आपकी ये ग्लूकोज है, ठीक है, इसमें कुछ हमने आपके ब्लड में डाला, ठीक है, ट्रेसर एलिमेंट। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, ब्लड के थ्रू इसको डिटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे डुअल ट्रेसर्स हैं, जैसे यहाँ पे ग्लूकोज मिला, यहाँ ग्लूकोज, यहाँ पे कार्बन 13 और यहाँ पे कार्बन 13 का ट्रिपल ट्रेसर, यहाँ पे ट्रिपल ट्रेसर मिला, यहाँ पे डुअल ट्रेसर मिला, ठीक है। ट्रेसर एलिमेंट्स को डाल के हमने पता लगाया। ट्रेसर एलिमेंट काम कैसे करता है, डिफ्यूज़न, वियर रेट्स के थ्रू, हाइड्रोडायनेमिक पैरामीटर्स के थ्रू, लीक ब्लॉकेज डिटेक्शन के थ्रू, ठीक है। देखते हैं डिफ्यूज़न, एक रेडियो एक्टिव सोल्यूशन को इज डिपोजिटेड ऑन द सैंपल, एक रेडियो एक्टिव सोल्यूशन को हम सैंपल में डाल देंगे, कोई सैंपल है उसके अंदर हम रेडियो एक्टिव क्या करेंगे, जो है सॉरी फॉर दैट को डाल देंगे, ठीक है, विच इज़ देन अनील्ड एट डिफरेंट टेम्परेचर, फिर उसको हम डिफरेंट टेम्परेचर पे क्या करेंगे, अलग अलग समय के पे अलग अलग तापमान पे रखा जाएगा, अलग अलग टाइम पे अलग अलग टेम्परेचर पे रखेंगे, वेरियस टाइम पे, पीरियड पे, और गामा एक्टिविटी उसको मेजर करेंगे इसके स्किंटिलेटर काउंटर के थ्रू, ठीक है। उसमें कितना चमचमाहट हुआ उसके थ्रू हम उसको क्या करते हैं, काउंट करते हैं। वियर रेट्स के थ्रू, रेडियो एक्टिव प्रेशर को हम मेज़र करते हैं वियर रेट के थ्रू, पिस्टन रिंग्स में और सिलेंडर बोर्ड्स में उसको डाल के उसमें कितनी जो है रिंग रेट्स है, वियर रेट्स है उसके थ्रू हम देखते हैं कितनी उसको होल्ड करने की दर क्या है। हाइड्रोडायनेमिक पैरामीटर्स होते हैं, उसके थ्रू रेडियो प्रेशर को हम मेज़र करते हैं फ्लो रेट के थ्रू, मिक्सिंग टाइम कितना है उसका, फ्लो रेट कितना है, रेजिडेंस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, इसके थ्रू लीक एंड ब्लॉकेज डिटेक्शन के थ्रू पता लगाते हैं। ये क्या होता है, ये होता है कि कितना डिटेक्ट लीक कर पा रहा है और कितना ब्लॉकेज है पाइपलाइन में, उसके थ्रू हम पता लगाते हैं, ठीक है। कोरिजन रेट कितना है, मतलब वो कंपोनेंट जो है कितना जो है रेडियो ट्रेसर को संचारण कर पा रहा है, कोरिजन मतलब कितना घटन हो, किसी चीज़ में अगर डाला जाए तो कितना उसका संचरण कर पा रहा है उसके थ्रू। ग्राउंड वाटर वेलोसिटी क्या है उसको मेज़र करके भी हम इसका पता लगा सकते हैं। तो ये डिफरेंट टेक्निक के थ्रू हम पता लगाते हैं। फिर आता है इसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, बहुत सारा एप्लीकेशन है। जैसे मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी में ग्लूकोज का कैसा काम चल रहा है, फैटी एसिड का सिंथेसिस हो रहा है या नहीं, इन सब चीज़ों का पता लगाने के लिए कहीं ग्लूकोज का क्लैंप तो नहीं बन जा रहा है, ठीक है। इन सब चीज़ों का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रेसर एलिमेंट, मान लीजिए ग्लूकोज का कंपोनेंट C6H12O6 है, तो C6 में हम क्या करते हैं, कोई ट्रेसर डाल दें। अब उसकी एक्टिविटी को हम क्या कर सकेंगे, ये जो अलग अलग प्रोसेस मैंने आपको बताया, कोरिजन रेट, वियर रेट या हाइड्रोडायनेमिक पैरामीटर्स के थ्रू, इनके थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि उसका कितना फंक्शन है, कैसे काम कर रहा है। कभी कभी इनका यूज़ हम स्टेबल आइसोटोप के रूप में भी करते हैं, ठीक है। जैसे रेडियो एक्टिव ट्रेसर यूज्ड इन स्टडी ऑफ लिपोप्रोटीन, आप सबको पता है लिपोप्रोटीन्स क्या होते हैं, जो प्रोटीन का जो इस तरीके से मिसल्स बन जाता है उसके प्रोसेस को पता लगाने के लिपिड्स का हमारी बॉडी में हम यूज़ करते हैं। मेडिसिन में इसका यूज़ करते हैं, जैसे
99 MTC का यूज़ हम करते हैं ऑटो रेडियोग्राफी में, न्यूक्लियर मेडिसिन में। सिंगल फोटोन इमिशन कंप्यूटेड टोपोग्राफी में स्पेक्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। पॉजिट्रॉन एमिशन टोपोग्राफी में इसका यूज़ करते हैं। स्किनटीग्राफी में, यूरिया का ब्रेथ टेस्ट करने के लिए, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी हमारे अगर गट में है उसका पता लगाने के लिए पाइलोरी इन्फेक्शन है कि नहीं, हम इसका यूज़ करते हैं ट्रेसर एलिमेंट का। हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग में, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग क्या होता है, रेडियो एक्टिव ट्रेसर आइसोटोप का यूज़ करते हैं हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग फ्लूइड में, ठीक है। और उसको डिटरमाइन करते हैं कि ये लोकेशन कहाँ पे है हाइड्रोलिक फ्रैक्चर, ठीक। वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट में, जो खराब वाटर उसके ट्रीटमेंट में हम यूज़ करते हैं इसका। ऑयल और गैस के प्रोडक्शन को इन्हांस करने में, बढ़ाने में, रिफाइनरीज में हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, आप सबको पता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, बहुत हानिकारक होते हैं। तो उसको यूज़ करने से पहले हमारे कुछ सेफ्टी मेजरमेंट होने चाहिए। जैसे हमें प्रोटेक्टिव क्लोथ पहनने चाहिए, जैसे सेफ्टी ग्लव्स, लैब कोट, अपने रिस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए रैप टेप लगाना चाहिए, ठीक है। लैब कोट का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। ग्लव्स का यूज़ करना चाहिए। मिनिमाइजिंग एक्सपोजर, हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि हम कम से कम रेडियो एक्टिव एलिमेंट का एक्सपोजर को अपने अंदर आने दें, क्योंकि जो अभी तक आप देख रहे हैं हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम गिराए गए थे उसमें क्या थे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट थे, अल्फा रेज, गामा रेज थे। तो वो अभी तक इफेक्टिव है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। मैडम क्यूरी ने पता लगाया था उसके बारे में। तो वो क्या होता है, काफ़ी हानिकारक होते हैं। तो हम ऐसा उसका एक क्या करें, लिमिटेड यूज़ करें लेकिन अच्छे वे में लिमिटेड यूज़। सील्ड्स का यूज़ करें जब हम उसका प्रयोग करें, ठीक है। उस एरिया को रेगुलरिटी हम देखते रहें, मतलब कॉन्टीन्यूसली हम जांच करते रहें उसकी कि हम उस पर कम से कम यूज़ करें और प्रिसाइज वे में करें। अवॉइड कंटामिनेशन, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे स्किन और क्लोथ पे उसका कंटामिनेशन ना आए, उसका पोल्यूशन ना आए। डिस्पोजल ऑफ प्रॉपरली, अगर हम उसका यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसको हम प्रॉपरली डिस्पोज भी करें, ख़त्म करें। लेबल करें मटेरियल को कि सेफ़ है, सिक्योर है या नहीं। हैंड्स को कॉन्टीन्यूसली वॉश करते रहें। स्मॉलेस्ट अमाउंट में यूज़ करें। जब हम लेबोरेटरी में ट्रेसर एलिमेंट में काम कर रहे हैं तो अवॉइड करें खाना, ड्रिंक करना। पर्सनल अलार्म मॉनिटर का यूज़ करें। अगर कोई चीज़ भूल जा रहे हैं तो हम देखें कि कोई मॉनिटर हो जो बता दे कि ये चीज़ आपकी गलत है। चेक इक्विपमेंट का यूज़ करें कि ताकि हम उन चीज़ों को चेक कर सकें आसानी से, ठीक है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर इन वन शॉट। इसमें आपको अगर मैं क्विक रिवीजन आपको दे दूँ तो किसके बारे में पढ़ा हमने। पहली चीज़ पढ़ी किसके बारे में, क्वेश्चन देखा। उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा, पीएच के बारे में, पीएच मीटर कैसे होता है, पीएच इलेक्ट्रोड्स के बारे में पढ़ा। फिर हमने देखा कि किस तरीके से आपके बफर क्या होते हैं, फिर बफर सोल्यूशन कैसे बनते हैं। हेंडरसन-हेसलबैक इक्वेशन के बारे में पढ़ा, कैसे हेंडरसन-हेसलबैक से इक्वेशन प्रूफ होता है, सॉल्व होता है, उसको देखा हमने। किस तरीके कौन कौन से बफर सॉल्यूशंस हैं उनके बारे में। बियर-लैम्बर्ट लॉ जाना, ठीक है, कि A इज इक्वल टू आपका एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन कांस्टेंट BC, यानी कि लेंथ क्या है उसकी और कंसंट्रेशन क्या है सोल्यूशन की, उसके बेसिस पे। फिर इसके बेसिस पे हमने थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में जाना और इन दोनों के बेसिस पे फिर हमने क्या पढ़ा, कैलोरीमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में पढ़ा। तो इस चैप्टर में टोटली आपको पूरा थोड़ा सा आप कह सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों इसमें आ गया था। बायोलॉजी बहुत कम थी। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।